हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग दोबारा यहाँ पे वायरस किंग के 4th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि चन एक और डंजन को क्लियर करवाने के लिए गया हुआ था, जहाँ पे इन लोगों को पहाड़ चढ़ना था और पहाड़ को पार करने के लिए यहाँ पे 5 एलिमेंट का सामना करना था। अब मुझे इसी समझ में है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो अलग तरीके से दिखाए जा रहे हैं। जैसे की पानी को मिस्ट में बबल दिया यानी कि कोहरे को, वहीं पे वुड यानी कि लकड़ी वाले एलिमेंट को इन लोगों ने पेड़ पौधों के रूप में दिखाया था। और जब चन ने यहाँ पे मूली और पेड़ों को मार दिया था तो फिर उसे यहाँ पे वुड एलिमेंट की शॉर्ट में मिल गई थी। मैंने गौर से देखा नहीं, सॉरी उसके लिए। इसके बाद लोग आगे बढ़ना शुरू करे थे तो फिर एक जगह पे काफी ज्यादा पत्थर नीचे कर रहे थे तो फिर वहां पे धूल आ गई थी, जिस वजह से ये लोग चल भी नहीं पा रहे थे। इसलिए टिमी अपने पास से प्रोटेक्टिव गियर्स को बाहर निकालती है, जिसकी मदद से इनकी आंखों में कम जोर पड़ता है और ये लोग चलना शुरू करते हैं। और यहीं पे ही एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड की शुरुआत वहीं से ही होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम लोग देखते हैं कि अचानक से ये पूरा पहाड़ी हिलने लगता है, जिसके बाद ऊपर से एक पत्थर गिरता है। इसके चक्कर में यहाँ पे चेन और जिन दोनों नीचे ही गिर जाते हैं। डिमी और जेंजो जब नीचे झांक के देखते हैं तो फिर उन्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि तूफान इतना ज्यादा था कि नीचे से कुछ देखा ही नहीं जा रहा था। लेकिन उसी टाइम पे चेन अपनी साइकिक एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और जीज उनको लेके ऊपर आ जाता है। लेकिन इस डंजन के ऊपर उड़ने पे सांप मना ही थी, इसलिए चेन को यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करना पड़ा था। वो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही उड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो पूरी तरीके से थक चुका है। रिमी अपने पास से पानी निकालती है और उन लोगों को पीने के लिए पानी देती है। वह पेजेंजो उन लोगों से कहता है कि हमें थोड़ी देर के लिए रुक के यहाँ पे थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, ऊपर से गिरने वाले पत्थरों को हम लोग कैसे अवॉइड करेंगे। रेतीले तूफान की वजह से जेंजू यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कि कौन सी जगह पे कब पत्थर गिरने वाला है। स्पेशल इन लोगों को यहाँ पे एक और तरीका बताता है कि जब भी इन लोगों के ऊपर अटैक होने वाला होता है उससे पहले बगल की चट्टानें हिलने लगती हैं, जो कि आधे सेकंड पहले होता है। अगर ये लोग थोड़ा सा फोकस करें और समय रहते ही वहां से हट जाए वाइब्रेशन को सेंस करके, तो फिर ये लोग यहाँ पे गिरने वाले पत्थरों को डॉज कर सकते हैं। जीजोन चेन से कहता है कि उससे यही उम्मीद की जा सकती है। उसने पलक झपकते ही यहाँ पे डिटेल्स को पकड़ लिया। चेन लोगों से कहता है कि चलो आगे बढ़ते हैं और फोकस करते रहना। अगर तुम यहाँ पे समय रहते रिएक्ट नहीं कर पाते हो तो फिर मेरे पास ही रहना, मैं तुम्हें जल्दी खींच लूंगा। जिसके लिए ये सभी लोग मान जाते हैं, जिसके बाद ये चारों इसी प्लान को फॉलो करते हैं। इन्हें जब भी महसूस होता है कि चट्टान गिरने वाली है तो ये जल्दी से स्पीड बढ़ा के उसे डॉज कर लेते हैं। इसके बाद ये लोग इसी तरीके से इसे अवॉइड करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वह ड्रीम चेन से कहती है कि अर्थ सॉर्ड स्प्लिट को भी यहीं पे ही होना चाहिए, लेकिन चेन आगे से बताता है कि नहीं, वो यहाँ पे नहीं होगी। तो फिर जेंजो हम लोगों को ये वाली बात एक्सप्लेन करता है कि अर्थ स्प्लिट सॉर्ड यहाँ पे इसलिए नहीं होगी क्योंकि चेन के पास पहले से यहाँ पे वाटर और वुड स्प्लिट सॉर्ड्स हैं, इसीलिए वो दोनों एलिमेंटल सॉर्ड स्प्लिट्स यहाँ पे अर्थ सॉर्ड स्प्लिट को रजिस्टर करेंगे। क्योंकि चेन यहाँ पे सिर्फ 3 ही सॉर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए उसकी चॉइस यहाँ पे या तो गोल्ड होगी या तो फायर होगी। इसके बाद अगला से नेक्स्ट ऑब्स्टेकल आता है, जो कि था एकदम धुआंधार गर्मी, वो भी एकदम जून वाली गर्मी। क्योंकि ये फायर सॉर्ड स्प्लिट थी, इसलिए यहाँ पे गर्मी एकदम बेमिसाल थी। इनकी आंखें बाहर आ जा रही थी, इन्हें बस पानी चाहिए था। इन्हें ऐसा लग रहा था कि फायर सॉर्ड स्प्लिट इन्हें यहाँ से जिंदा ही नहीं जाने देगी। भी जब भी यहाँ पे पानी समन करने की कोशिश करती तो वो एक झटके में या तो गायब हो जाता या तो वेपोराइट होकर उड़ जाता। इसलिए उसकी एबिलिटी भी यहाँ पे पूरी तरीके से यूजलेस हो रखी थी। इसलिए ड्रीम चेन से कहती है ऐसा लगता है कि हम लोग यहीं पे ही सूख के मर जाएंगे। चेन आगे से बताता है कि इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, आग की ब्रूटैलिटी इतनी ही नहीं होती है। वो धीरे धीरे हमें इस तरीके से पका रहा है और जैसे यहाँ पे परफेक्ट मोमेंट आएगा वो तो ऐसे ही यहाँ पे एक आग का झोंका फेंक के हमें यहाँ पे जला देगा। इस पे ड्रीम चेन से पूछती है क्या उसे पहले ही पता लग चुका है क्या कि फायर सॉर्ड स्पिरिट यहाँ पे कब आएगी। इस पे चेन आगे से कहता है कि बूढ़ो बता नहीं रहे हैं उनके गाने में कि जब तुम बुरी तरीके से थक जाओगे, स्पीचलेस हो जाओगे, तब तुम्हारे ऊपर प्रहार होगा यानी कि हमला। तो फिर हम लोग जेंजो को देखते हैं, जो कि एकदम पूरी तरीके से थक चुका था, जान नहीं बची थी, ना ही कुछ बोल पा रहा था। और उसी टाइम पे सॉर्ड स्पिरिट उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन चेन उसे भी पकड़ लेता है। ये फायर एलिमेंट वाली सॉर्ड स्पिरिट थी। इसकी भी कहानी वही है जो मैंने पहले बताई। ना एक्सप्लेन करवाओ भाई मुझसे ये सब कुछ। छोटे छोटे टेक्स्ट देखता हूँ तो सर दर्द होने लगता है, क्योंकि चेन के हाथों में अब यहाँ पे फायर सॉर्ड स्पिरिट भी लग चुकी थी। तो बस इन लोगों को अब थोड़ा सा आराम करना था और खुद को हाइड्रेट करना था। इसके बाद ये लोग अगले वाले सफर पे बढ़ सकते हैं। इसके बाद ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वहीं पे छाव में आराम से रुक के ठंडी हवा का मजा लेने लगते हैं पानी पीते हुए। हम लोग बूढ़ों को दोबारा देखते हैं, जो कि आगे से चिल्ला चिल्ला के बता रहा था जब गोल्डन लाइट की रोशनी पड़ेगी तो फिर सर और धड़ दोनों अलग अलग हो जाएंगे और कभी नहीं मिलेंगे। इससे चेन को समझ में आ जाता है कि गोल्डन स्पिरिट सॉर्ड यहाँ पे बैटल ट्रायल की तरह होगा। वो अब तक यहाँ पे जो कुछ भी सह रहा था, उसको गुस्सा आ रही थी, वो यहाँ पे इस बैटल के अंदर निकाल सकता था। क्योंकि चेन के पास अब यहाँ पे तीनों सॉर्ड आ चुकी थी और सिर्फ तीनों को ही वो कंट्रोल कर सकता था। इसीलिए अब उसके पास एक ही चारा बचता है कि वो गोल्डन स्पिरिट सॉर्ड को एकदम बुरी तरीके से मार पीट के एक बराबर कर दे। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर उन्हें यहाँ पे एक एरिना दिखाई देता है और उसी के बीच में सॉर्ड गड़ी हुई थी, जो कि गोल्डन सॉर्ड स्पिरिट थी और ये उसी की ही टेरिटरी थी, जो कि एकदम कॉम्बैक्ट स्टेज की तरह लग रहा था। लेकिन जब वो लोग सॉर्ड को देखते हैं तो वो सॉर्ड पूरी तरीके से अभी तक फोर्ज्ड यानी कि बनी नहीं थी। बेसिकली
इसे अभी तक पूरी तरीके से मजबूत नहीं किया गया था और ना ही पॉलिश किया गया था, एकदम कच्चे लोहे की तरह बनी हुई थी, इसीलिए इसके अंदर से कोई भी गोल्डन रोशनी नहीं निकल रही थी। चेन आगे से कहता है कि ज्यादा सोचो नहीं, बस फाइट करो, जिसके बाद तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। इसके बाद चेंग शॉट के ऊपर उस चाबुक के साथ हमला करने लगता है और धड़ाधड़ मार के उस शॉट के टुकड़े करने लगता है, लेकिन वो शॉट अपने आप ही यहाँ पे हील होने लगती है और खुद को रिस्टोर करने लगती है। इससे चेन को समझ में आ जाता है कि वो जितना ज्यादा डैमेज अपने ऊपर लेगी वो उतना ज्यादा खुद को इम्प्रूव कर पाएगी। बेसिकली इन्हीं लोगों को इसके ऊपर मार मार के इसे मजबूत और पॉलिश करना था, इसी तरीके से ये शॉट रेडी होगी। चेन को याद था कि इस शॉट के पास एक तरीके की स्किल होती है, जैसे कि स्टील टेम्परिंग या फिर गोल्डन रिफाइनमेंट, जो कि एक तरीके से तराशना होता है, जैसे कि लोहार करते हैं। लेकिन चेन को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिसके बाद वो अपने हाथों को यहाँ पे सॉलिफाइड करता है और उस शॉट के ऊपर गड़ाम से घूसा दे मारता है, जिससे अरेना सैटर हो जाता है। वह पे ये लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, तुमने सुना चेन ने अभी क्या कहा, वो शॉट को चाहे तुम जितना मारो वो दोबारा हील होते ही रहेगी और लगातार इंक्रीज करते जाएगी। ये पहली बार था जब इन लोगों ने कोई ऐसी चीज सुनी थी कि शॉट यहाँ पे अपने आप ही रिफेक्ट रिस्टोर हो सकती है। इसके बाद हम लोग शॉट को देखते हैं तो ये आगे से अब चमकने लगी थी और ये एकदम पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। इसके बाद चेन उस शॉट को हाथों में पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि ये पतली एकदम पेपर की तरीके है, लेकिन इसके बावजूद इसकी स्ट्रेंथ एकदम इमेंस है। इसके बाद चेन हमें शॉट्स के स्टैट्स बताता है कि इसके पास 200 के आसपास स्ट्रेंथ पॉइंट है, स्टेमिना, रिकवरी, स्पीड और पावर सब कुछ इतना ही आसपास है, लेकिन बाकी जो शॉट्स है उनके पास टोटल 300 के आसपास है। और इस शॉट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके से बना हुआ है कि वो डैमेज को यहाँ पे स्पीड और स्ट्रेंथ के अंदर ट्रांसफर कर देता है। लेकिन चेन ने अभी तक इसका यहाँ पे फिजिक स्टैट नहीं देखा था, यानी कि इंड्योरेंस, बेसिकली कितना दबाव सह सकते हो। इसीलिए चेन उस शॉट को पकड़ता है और उसे मोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जब चेन थोड़ा सा और जोर लगाता है तो वो शॉट 20 से 2 टुकड़ों में बट जाती है। और जब इसके 2 टुकड़े होते हैं तो फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन बाहर निकालता है कि गोल्डन स्पीड शॉट का रिफाइनमेंट 100 बार पूरा हो चुका है और चेन को यहाँ पे 25,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं कॉम्बैट कंट्रीब्यूशन के लिए। और चेन हम लोगों को बताता है कि उसने जानबूझ के यहाँ पे गोल्डन स्पीड शॉट को नहीं लिया है, क्योंकि लक उसके ऊपर बिल्कुल ही काम नहीं करता, उसका लक ना के बराबर रहता है और ऊपर से शॉट को काफी इजीली हराया जा सकता है। इसलिए वो इस शॉट को चुनना नहीं चाहता, क्योंकि ये लक के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है, ना कि स्ट्रेंथ के ऊपर। इसके बाद इन लोगों की नजर दादा के ऊपर दोबारा पड़ती है, जो कि दोबारा बकते हुए जा रहे थे कि सुसान पाथ टीचरस है, 5 एलिमेंट हेवन एंड अर्थ के ऑब्स्टेकल बन जाएंगे जब तुम 5 एलिमेंट को यहाँ पे पार कर जाओगे, यानी कि 5 शॉर्ट स्पिरिट को पार कर जाओगे, जिनमें से 2 को चेन ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ 3 ही को एक्सेप्ट किया। और 5 एलिमेंट को क्रॉस करने के बाद चेन के लिए यहाँ पे माउंटेन की कभी ना खत्म होने वाली जर्नी शुरू होगी, जो उसके डाव को चेक करेगी। इसलिए दादाजी चेन से कहते हैं, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, इसके ऊपर चढ़ाई ना करना, अगर तुम्हारा दिल पूरी तरीके से बना नहीं है, नहीं तो रास्ता कभी भी सामने नहीं आएगा। इसलिए वापस लौट जाओ, इमॉर्टलिटी को क्यों ही पाना चाहते हो, वापस लौट जाओ, इमॉर्टलिटी के लिए तड़पना कोई अच्छी बात नहीं है। इसके बाद वो यहीं से वापस लौट जाता है, आगे नहीं बढ़ा, वो वापस जा रहा है, जितना उसने चढ़ाई की थी वहीं से वो वापस लौट गया। रिमी भी चेन से पूछती है कि ये वापस उसी रास्ते पे क्यों जा रहा है जिससे हम लोग अभी होके आए हैं। इस पे चेन पीछे मुड़ के यहाँ पे जीजुन से कहता है कि हम लोगों ने काफी लंबा सफर कर लिया है, अब यहाँ पे जीजुन की बारी है, उसे आगे आना पड़ेगा। जीजुन को कुछ भी समझ में नहीं आता तुम्हारी और हमारी तरह, तो फिर हम लोगों को यहाँ पे जेंजू समझाता है। जेंजू जीजुन को बताता है कि यहाँ पे ये कभी ना खत्म होने वाला रास्ता डॉट डिफिकल्टी को चेक करेगी। अगर उसका हार्ट यहाँ पे पूरी तरीके से बना नहीं है, यानी कि स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो फिर रास्ता कभी भी नहीं आएगा, पाथ नहीं आएगा उसके सामने। इसके ऊपर चलने से इमोर्टलिटी मिलेगी, क्योंकि ये डंजन यहाँ पे जीजुन की वजह से ही बनी है, तो फिर यहाँ पे जीजुन को ही आगे बढ़ना पड़ेगा और उसे अपने दिल से यहाँ पे डाव को ढूंढना पड़ेगा। वहीं पे चेन भी जेंजू से कहता है कि तुम्हारी इंटेलिजेंस यहाँ पे काफी ज्यादा हाई है, तुम्हें काफी ज्यादा सब कुछ समझ में आ रहा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये दादाजी वापस क्यों लौट गए नीचे। जिसपे जेंजू आगे से कहता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं कि दादाजी ने ऐसा क्यों किया। जिसपे चेन आगे से बताता है उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे इन लोगों को मिसलीड करने के लिए आया था, यही सोचते हुए कि इन सभी लोगों को इतना ऊपर ले जाने के बाद अगर इन्हें नीचे ले जाएगा तो फिर इन्हें ऐसा लगेगा कि असली रास्ता एकदम नीचे है। वहीं जब बूढ़ो चेन के बगल से निकले थे तो फिर चेन को यहाँ पे अजीब सी झुरझुरी महसूस हुई थी। चेन को ऐसा लगा था कि वो किसी को भी मार देगा जो कि माउंटेन को पार करने की कोशिश करेगा, बेसिकली इमॉर्टलिटी पाने की। हम लोग जीजन को देखते हैं जिसकी फटी पड़ी थी, वो आगे नहीं चलना चाहता है, तो चेन उसे डराते हुए कहता है कि चलना भी नहीं साले, मार जाओगे। तो उसकी और ज्यादा फट जाती है, लेकिन चेन बाद में उसे बताता है अगर तुम्हारे दिल के अंदर इच्छा है आगे बढ़ने की तो फिर आगे बढ़े रहो, रुकना नहीं, मैं हमेशा के लिए चलना नहीं चाहता। इस पे जीजुन आगे से कहता है उसके अंदर भी इच्छा है कि वो हमेशा आगे बढ़ता रहे, उसे यहाँ पे डाव चाहिए। इसके बाद अगला 3-4 घंटे के बाद का होता है और उन लोगों के पास नोटिफिकेशन आता है कि सीक्रेट रियलम इंस्टेंस डंजन क्लियर हो चुकी है, सुसान माउंटेन पाथ हैज क्लियर्ड। बेसिकली लोगों की डंजन कंप्लीट हो गई बिना कुछ लड़ाई धड़ाई करे हुए, बस लगातार चलते रहने की। पता नहीं कितने बोरिंग चैप्टर आएंगे भाई, कोई मार धाड़ दिखाओ यार, सुख से दिखा दो, कम से कम एंजॉय तो फील करें। खैर इन लोगों ने यहाँ पे डंजन क्लियर कर लिया था, तो फिर इन लोगों के पास कुछ रोशनी सी आती है जो कि डंजन की तरफ से इन लोगों को स्पेशल रिवॉर्ड दिया गया था। इसके बाद इन लोगों को चेस्ट भी मिल जाती है जो कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना इन लोगों का काम था और ये लोग
कभी भी इस डंजन को छोड़ के जा सकते थे। इसके बाद डंजन कभी भी यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं रहेगी, सिर्फ एक बार नॉर्मल इवॉल्वर्स के लिए इसे खोला जाएगा, जिसके बाद ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जिन लोगों को जो स्पेशल रिवॉर्ड मिला था वो असल में सुसेन माउंटेन का टोकन था, जो कि एक स्पेशल आइटम है। इस टोकन की मदद से इन लोगों को यहाँ पे सुसेन डिसाइपल का डिसाइपल का टाइटल मिल जाएगा, और इस टाइटल की वजह से इन लोगों को यहाँ पे सुसेन का स्पेशल मैप मिलेगा। अब उस मैप के अंदर क्या होगा ये अभी नहीं बताया गया, और इसको सिर्फ लेवल 10 से 89 के बीच में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये किसी को लोग दे नहीं सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये इनके साथ जुड़ चुका है तो हमेशा के लिए इन्हीं के पास रहेगा, जो कि शायद से एक तरीके से कोई साइड मिशन होगा। हालांकि चन अभी इसे कंप्लीट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे यहाँ पे लीडो की क्वेस्ट पूरी करनी है। और चन लोगों को बताता है अगर वो यहाँ पे अपनी क्लास यानी कि प्रोफेशन को चेंज नहीं करेगा डुअल प्रोफेशन स्क्रोल की मदद से, तो वो लेवल 10 पे हमेशा के लिए अटका ही रहेगा। और लीडो की क्वेस्ट पूरा करने के बाद वो शायद दोबारा यहाँ पे आ सकता है इस मैप का इस्तेमाल करने के लिए। इसके बाद सभी लोग रिवॉर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं खोल दे क्या, तो फिर जीसुन चन से कहता है कि तुम्हें खोलो, तुम्हें ये पूरा मिशन कंप्लीट किया है। मैं पेशेंस चन से कहता है तुम मेरे लिए कुछ भी ना छोड़ो, तुम्हें मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये टोकन ही मिल गया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस बक्से के अंदर क्या था हमें बताया नहीं जाता, क्योंकि अगले सीन में हम लोग चन को उसके विला के अंदर देखते हैं, जहाँ पे दो बुगाड़ा काम बिगाड़ा आ जाती हैं, जो कि चन से कहती हैं सो रहे हो क्या, सो रहे हो तो फिर खड़े हो जाओ, काम है हमें। चन इन लोगों से कहता है चैन से सो लेने दो भाई, अभी तक यहाँ पे ये भी नहीं सीखा है कि दरवाजे के ऊपर खटखट मार के अंदर आ जाओ। इस पे लोग चन को बताते हैं हमारे खटखट मारने से भी तुम नहीं उठोगे। तो फिर चन इन लोगों को बताता है कि उसे एक सीक्रेट डीएलएम से एक बुक मिली है, सॉरी स्किल बुक मिली है, जो कि इन दोनों के लिए परफेक्ट है। हमें वो बुक दिखाई जाती है तो फिर इसके ऊपर लिखा हुआ था स्प्लिट बाइंडिंग टेक्निक, और चन इन दोनों से कहता है अगर तुम मुझे नॉक डाउन कर देते हो यानी कि हरा देते हो तो फिर ये बुक तुम्हारी हो जाएगी। भाई को बस भूतों के साथ बस टपाटप करना है और कुछ नहीं। इसके बाद अगले सीन में हमें नहीं दिखाया जाता है इनके बीच में कौन सी लड़ाई हुई, लेकिन इन लोगों के अंदर जान नहीं बची थी, ये फर्श पे पड़ी हुई थी। ये कहते हुए हमारे अंदर जान नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। चन इन लोगों से कहता है देखा हम दोनों के बीच में गैप कितना ज्यादा बड़ा है, मैं तो तुम्हारे ऊपर अटैक करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद तुम मेरा एक बाल तक नहीं उखाड़ पाए। तो फिर यान चन से पूछती है क्या उसके पास कोई है क्या जिसको वो पसंद करता है, क्योंकि वो जब भी यहाँ पे लड़ाई धड़ाई करता है तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहता है अटैक वटैक करते समय। चन आगे से बताता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो, मेरी फिजिक इतनी स्ट्रांग है, मैं अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ कि तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। लेकिन जीतने के बावजूद वो इन दोनों को यहाँ पे उनका रिवॉर्ड दे देता है, जो कि स्प्लिट बाइंडिंग टेक्निक थी। लेकिन ये बेचारे थे तो भूत ही, तो वो किताब इनके हाथों से पार होकर नीचे गिर जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं, इनके अंदर एनर्जी नहीं बची है, तो ये लोग किताब को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। चन का रिएक्शन देखो, ब्रो इज सो डिसअपॉइंटेड। इस पे यानी आगे से कहते हैं चिंता ना करो, धीरज रखो बाबू, धीरज रखो, थोड़ी सी एनर्जी रिकवर होने को, तो जिसके बाद हम लोग बुक को चेक कर लेंगे, चिंता ना करो। इसके बाद अगला सीन कुछ मिनटों के बाद का होता है और चन इन लोगों को बताता है कि अब वो यहाँ से जा रहा है, इन लोगों को जो भी सीखना है वो लोग खुद सीख सकती हैं। इस पे यान चन से पूछती है कि तुम पहले ही जा रहे हो क्या, तुमने कहा नहीं था कि तुम हम लोगों को रिवर सिटी लेके चलोगे। चन अपने पास एक स्क्रोल बाहर निकालता है और वह इन लोगों से कहता है कि ये मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब मैं वापस आऊंगा तो फिर तुम लोगों को लेके चलूंगा। इस पे लोग चन से कहते हैं ठीक है फिर हम लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे। चन ने अपने पास जो स्क्रोल निकाला था वो डीमन हंटर प्रमोशन टास्क स्क्रोल था S लेवल का। इसका इस्तेमाल करके वो डीमन अबायस के अंदर जा सकता है, और चन ने पहले यहाँ पे अपनी लिमिट्स को इम्प्रूव कर दिया था, तो फिर अब वो डायरेक्ट इस स्क्रोल का इस्तेमाल करके अबायस में जा सकता है। क्योंकि अगर वो यहाँ पे लीडो के टास्क को कंप्लीट नहीं करेगा तो फिर वो हमेशा के लिए लेवल 10 पे ही हमेशा के लिए फंसा रहेगा। इसके बाद सिस्टम चन से पूछता है क्या वो इस स्क्रोल का इस्तेमाल करना चाहता है, तो फिर चन को थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, क्योंकि ये स्क्रोल जितना पाना इजी है उसे पार करना उतना ही ज्यादा मुश्किल, यहाँ तक कि गॉड्स भी इसे पूरी तरीके से पास नहीं कर पाते हैं। बेसिकली 1000-2000 के आसपास फ्लोर हैं, तो फिर उन्हें कंप्लीट करना पड़ेगा, तब कहीं जाके ट्रिपल लेवल का एक स्क्रोल मिलेगा। इसलिए ये वाला स्क्रोल और जॉब काफी ज्यादा टफ होती है। अबे 2000 फ्लोर है, एक ना एक बार तो मरोगे ही ना। अब चन के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो यहाँ पे इस स्क्रोल को एक्सेप्ट कर लेता है और अबायस की फर्स्ट लेयर पे टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ पे जो भी मॉन्स्टर और डीमन थे वो चन को जैसे ही देखते हैं आगे से कहते हैं इंसान है क्या, खाना है, खाना खाना खाना, और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। चन उन सभी मॉन्स्टर्स की तरफ देखता है तो फिर उसे ऐसा ही लगता है कि वो मेहमानों के घर आया हुआ है। दरअसल पिछली लाइफ में जब वो यहाँ पे एक प्रोफेशनल डीमन हंटर बन चुका था तो वो अक्सर अबायस के अंदर आया करता था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो घर वापस आ गया है और ये सब उसके रिश्तेदार हैं। खैर रिश्तेदार यहाँ पे खातिरदारी करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चन अपनी स्प्लिट शॉट्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मार गिराता है हवा में ही। और चन जैसे ही उन तीनों मॉन्स्टर्स को मार गिराता है तो फिर उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि उसने 100 में से 3 फॉलन डीमंस को मार गिराया है, जो कि टास्क प्रोग्रेस थे। इसके बाद चन के पास यहाँ पे प्रूम बाहर निकलता है, यानी कि नोटिफिकेशन, जो कि चन को बताता है अगर उसे इस अबायस को छोड़ के बाहर जाना है और इस अबायस को कंप्लीट करना है तो फिर उसे यहाँ पे 100 इन्फीरियर डीमंस को मारना पड़ेगा और 100 फॉलन डीमंस को। वह पेशेंट को पता था कि जैसे ही ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसे अबायस से बाहर फेंक दिया जाएगा, इसलिए उसे यहाँ पे होल्ड बैक करना पड़ेगा। वो यहाँ पे इन सभी डीमंस को नहीं मार सकता है, क्योंकि उसका असली गोल यहाँ पे अबायस ट्रायल के अंदर हिस्सा लेना है, न कि अबायस को कंप्लीट करना। अभी समझ में आ जाएगा जब वो अबायस ट्रायल के अंदर हिस्सा लेगा,
जिसके बाद अगला सीन एक दिनों के बाद का होता है और हम लोग चन को देखते हैं क्योंकि चन इन्हें मार नहीं रहा तो ये उसके पीछे नहा धो के पड़ गए थे। सच में नहा धो के पड़ गए थे। चन भी आगे से कहता है कि ये डीमन साले बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और उनकी बुद्धि उससे ज्यादा कमजोर है। ये इतने ज्यादा बेवकूफ है कि ये बिना खाए पिए बिना हगे मुंह मेरे पीछे दौड़ ही रहे हैं पिछले 2 दिन से। और अगर चन यहाँ पे एक बैच को मार दे यानी कि एक ग्रुप को मार दे तो फिर दूसरा आ जाता है। इसलिए 2-3 दिनों से चन भाग ही रहा है इनसे पीछे छुड़ाने के लिए। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि अबायस वेल ये वेलकेनो नहीं है, अबायस वेल यानी कि कुआं ही है। अभी देखना पता चलेगा जो कि इरेप्टेड हो जाता है तो फिर इसके अंदर से यहाँ पे डीमन एक्स बाहर निकलने लगते हैं। लावा नहीं निकलता, डीमन अंडे बाहर निकलते हैं। चन को इसी बात का डर था कहीं इसके इरेप्ट होने से ट्रायल के ऊपर कोई इफेक्ट ना आ जाए। और हाँ, जब भी यहाँ पे अबायस का कुआं फटता है तो फिर यहाँ पे जो ब्लडेड डीमन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और साथ ही में अंडों से लगातार डीमंस बाहर निकलते ही रहेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए चन दोबारा अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भागने लगता है स्काई की तरफ क्योंकि वहाँ पे डीमन आते नहीं है ज्यादातर। वही पे चन इनके साथ फाइट नहीं करना चाहता था, नहीं तो वो गलती में बिना गिने ही यहाँ पे 100 डीमन मार देगा तो फिर उसे अबायस से बाहर जाना पड़ेगा। उसी टाइम पे कोई चन के ऊपर शॉर्ट से अटैक करता है तो चन पीछे हटके उसे डॉज कर लेता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक डीमन आ जाता है जो कि डीमन लैंग्वेज में चन से कहता है कि देखो तो मैंने खाना ढूंढ लिया है। बाय द वे ये डीमन वॉरियर है, फालन डीमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इसका लेवल 16 है। इसका नाम भी बताया गया है जो कि है फेरगस और मैं ये बोलने नहीं वाला, डीमन वॉरियर ही बेहतर है। फिर डीमन वॉरियर चन से कहता है कि पेट में जाने से पहले अगर मौत की भीख मांगना चाहो तो मांग सकते हो, कच्चा ही खा लूंगा पकाऊंगा नहीं, लेकिन कुछ भी करो पेट में तुम्हें मेरे ही जाना है। तो फिर चन भी आगे से डीमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है और वो उससे पूछता है कि प्योर ब्लडेड डीमन वॉरियर वो भी फर्स्ट लेयर में होना काफी ज्यादा मुश्किल है और रेयर है, तुम यहाँ पे कैसे आए भाई? और अगर तुम सोच रहे हो इसे डीमन लैंग्वेज कैसे है तो भाई पिछले जन्म का एक्सपीरियंस है भाई। अगर किसी डीमन को इनके साथ रिश्ता विस्ता भी होगा तो भी मुझे हैरानी नहीं है। वो डीमन भी हैरान होता है कि चन यहाँ पे डीमन लैंग्वेज को इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन वो उससे इतना ये कहता है कि इसका भी कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम अपनी जान बचा के भागो, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि खाना आएगा तो पेट में ही मेरे। इस पे चन आगे से कहता है कौन भाग रहा है भाई, किसने तुम्हें ये बात बताई? तुम्हें पता भी है कि ये लो इंटेलिजेंस वाले इंफीरियर डीमन और फॉलन डीमन मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? इस पे डीमन वॉरियर हमला करते हुए कहता है कि उसे नहीं पता है और ना ही वो जानना चाहता है। वो बस चन को इतना ही बताना चाहता है कि मरने से पहले वो उसे खाएगा, वो भी एकदम पूरी तरीके से। इस पे चन उसे बताता है कि ये मेरे पीछे सिर्फ इसीलिए पड़े हुए हैं, लेकिन उसे टाइम पे डीमन वॉरियर उसके ऊपर हमला करता है तो चन उसे डॉज करता है जिससे वो गड़ाम से नीचे गिरता है और चन पीछे मुड़ के उसे बताता है क्योंकि उसने यहाँ पे इंफीरियर और फॉलन डीमन को छोड़ के बाकी जितने भी स्पीसीज हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद चन की नजर यहाँ पे अंडों के ऊपर बढ़ती है जिनके अंदर से इंफीरियर डीमन बाहर निकल रहे थे। तो चन अपने मन के अंदर यही सोचता है कि भागो बे, नहीं तो इन्हें भी मार दूंगा, डंजन से बाहर जाना पड़ेगा। जिसके बाद अगला सीन 1 हफ्ते के बाद का होता है और हम लोग चन को अबायस कुएं के ऊपर देखते हैं। चन यहीं पे एकदम आराम से लेट जाता है क्योंकि जब वो डीमन हेडर बना था तो फिर वो यहीं पे रेफ्यूजी लेने के लिए आया हुआ था। ज्यादातर डीमन फर्स्ट लेयर के यहाँ पे नहीं आते हैं, वो इससे दूर ही रहते हैं, इसलिए आराम करने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। और आराम करने के बाद वो लोग चैलेंज को दोबारा शुरू कर सकते हैं। वहीं चन के पास जितने भी यहाँ पे डीमन ब्लड एंड पोशन थे 1000-2000 के आसपास, उसने उन सभी को यहाँ पे मास्क को खिला दिया था। अब वो बस यही सोच रहा था कि पता नहीं इस बार वो कौन सी उल्टी करेगा। खैर जो भी करेगा तो माल तो बढ़िया ही देगा, इतना ज्यादा खाना जो खिलाया है उसे। अब इसके बाद यहाँ पे एक और डीमन आ जाता है जो कि चन से कहता है इंसान यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब बात है यार, ये सभी लोग इतने समय डीमन लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं। चन उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है तो वो मॉन्स्टर एक डीमन की तरह नहीं लग रहा था और वो चन से कहता है कि उसे यहाँ पे उसके नौकर से यानी कि वही वॉरियर डीमन से नोटिफिकेशन मिला था कि यहाँ पे एक इंसान घूम रहा है जो कि अबाइजल कुएं की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके बाद हमें ये डीमन दिखाया जाता है जिसका नाम यहाँ पे कूट ऑफ इस डीमन था। इसका नाम सबमरीनर था और इसका लेवल 18 है बाय द वे। डीमन वॉरियर ने इसे पूरी रिपोर्ट दे दी कि चन ने यहाँ पे फालन डीमन और इन्फिनिटी डीमन को छोड़ के बाकी सभी डीमंस की स्पीसीज को खत्म कर दिया है और ये डीमन प्रिंस है तो फिर हम इसे डीमन प्रिंस ही बुलाएंगे, नाम का झंझट नहीं चाहिए, मरेंगे तो वैसे भी ये। विभेजन कूट ऑफ इस डीमन को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इन्हें यहाँ पे फर्स्ट लेयर में नहीं होना चाहिए। और चन उसको उंगली करते हुए कहता है तो क्या हुआ भाई, तुम यहाँ पे इतना ज्यादा ऊपर क्यों आ गए यार? तुम यहाँ पे क्या मजे लेने के लिए आए हो क्या फिर सन बात लेने के लिए आए हो? विभेजन इसको आंगू पांगू नाम से बुला रहा था तो ये आगे से चिल्लाते हुए कहता है बड़वे मैं डीमन प्रिंस हूँ, इज्जत से नाम लो मेरा, और मैं यहाँ पे तुम्हें स्पेशली मारने के लिए ही आया हूँ। तुम्हारे जैसा 2 कौड़ी का इंसान यहाँ पे कैसे घूम सकता है वो भी एकदम खुले सांड की तरह। इसके बाद चन के ऊपर अपने भाले से अटैक कर देता है। इस अटैक का नाम वाटर ब्लेड स्लैश था। तो पानी की एक धारदार तलवार चन की तरफ आगे बढ़ती है लेकिन चन आगे से हेल फायर आर्मर का इस्तेमाल करता है और उस स्लैश को इजिली ही डॉज कर लेता है। चन उससे कहता है डीमन प्रिंस हो, महाराज हो भाई तुम, और वो उसे पूछता है कौन सी लेयर के लॉर्ड के तुम बच्चे हो। इस पे डीमन प्रिंस आगे से बताता है कि वो 70वीं लेयर के लॉर्ड का बेटा है और वो चन के ऊपर दोबारा अपने भाले से अटैक करते हुए कहता है कि तुम जैसा 2 कौड़ी का इंसान यहाँ पे हेल फायर का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। चन उसके भाले को डॉज करता है और अपने हाथों के अंदर इमेंस स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हुए डीमन प्रिंस को मुंह
उसे पकड़ता है और उठा के जमीन पे पटक देता है, ये कहते हुए कि मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ बस। इसके बाद चन तीनों शॉर्ट्स को बाहर निकाल लेता है और डीमन प्रिंस से कहता है कि तुम दिखने में तो खाने की तरह हो, मछली जो हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा और मूड खराब कर देता है यार, नहीं खाऊंगा मैं तुम्हें। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी इन्वेंटरी के अंदर भी रखूंगा तो वो बेचारी नाराज हो जाएगी। इसके बाद वो उन तीनों शॉर्ट्स का इस्तेमाल करता है, जिनमें से वो वुड वाली तो माथे के अंदर घुसा देता है, फायर वाली दिल के अंदर, और रही बात किडनी की तो वो वाटर वाली किडनी के अंदर घुसा देता है। पानी से पानी को मारा है भाई ने। विवेचन इसकी जो ब्लड लाइन थी उसका इस्तेमाल यहाँ पे एकदम खाने के लिए करता है, एकदम खाद की तरीके, और वो गोल्डन मास्क को सारी ब्लड लाइन खिला देता है, ये कहते हुए खाओ तुम, खाओ खाओ, बस उल्टी बढ़िया करना, सोने की कर दोगे तो दिल खुश हो जाएगा मेरा। इसके बाद चन यहाँ पे डीमन प्रिंस का भाला भी चुरा लेता है। अब इस भाले की दो ही एबिलिटी है, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ गई, समझ गए ना तुम। चन इसका इस्तेमाल यहाँ पे पानी के अंदर एक्वामैन की तरह कर सकता है, डार्क विजन आ जाएगा और पानी के अंदर ये तैर पाएगा इस भाले की मदद से, इतना ही जान लो, बाकी इसका और कोई काम नहीं है। विवेचन को इसकी जरूरत है क्योंकि आगे आने वाली अबायस के अंदर, सॉरी लेयर्स के अंदर इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब सब कुछ यहाँ पे खत्म हो चुका था, तो सिर्फ ट्रायल की बारी थी। इसीलिए चन भागते हुए कुएं के पास आ जाता है, एकदम किनारे पे जहाँ पे ट्रायल शुरू होने वाला था। वहीं पे चन यहाँ पे नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा था और अगले ही पल नोटिफिकेशन आ भी जाता है, जो कि चन को बताता है कि जब तुम अबायस के अंदर देखोगे तो अबायस तुम्हें देखेगा। इसके बाद चन को अचानक से झटका लगता है और उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि अबायस ने तुम्हें देख लिया है और तुम एक अजीब प्राणी हो। ट्रायल अबायस जैसे ही यहाँ पे चन को घूरना शुरू करता है तो फिर उसके दिल के अंदर हल्की सी घबराहट होने लगती है। ये घबराहट को कभी भी रोका नहीं जा सकता और ना ही खत्म किया जा सकता है। जब भी अबायस तुम्हें घूरे तो तुम्हें हल्की फुल्की डर लगने ही लगेगी। झुरझुरी बोलने वाला था भाई, लेकिन डर आ गया। लेकिन चन अब यहाँ पे 20 धारा में फंस चुका था, ना ही वो आगे जा सकता है और ना ही पीछे। उसे यहाँ पे अबायस के ट्रायल को शुरू करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके पास कोई सेकंड चॉइस थी ही नहीं। फिर इसके बाद अबायस यहाँ पे चन की सारी प्रोग्रेस को नोट डाउन करता है कि उसका लेवल कितना है, क्योंकि वो इसी हिसाब से यहाँ पे ट्रायल को सेट करेगा। चन का जितना लेवल रहेगा उसके एनिमे भी उसी के लेवल के रहेंगे। वहीं पे चन को यकीन था कि इतना काफी होगा अबायस को पास करने के लिए, कम से कम वो जिंदा तो बाहर आ ही जाएगा। हालांकि कुछ पावर हाउस थे जो कि इसी लेवल पे अबायस के अंदर गए थे, लेकिन वो कभी जिंदा वापस नहीं आ पाए। बट चन अपना मेन कैरेक्टर है यार, वो तो वापस आएगा ही ना। फिर इसके बाद अबायस यहाँ पे सब कुछ चेक करता है कि चन के पास किसी भी खास तरीके की ब्लड लाइन नहीं है, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जिसका ग्रेड एस से ऊपर हो। उसके पास जो एक्सट्रीम पावर है, जो बूट्स हैं वो भी एकदम लैग कर रहे हैं। लेकिन चन ने जो कुछ भी हासिल किया है वो उसने अपने हाथों से हासिल किया है। उसकी स्ट्रेंथ और उसका टैलेंट उसके अकेले का हक है, और भी वगैरह वगैरह सब कुछ करने के बाद चन ये सोच रहा था कि ट्रायल शायद उसे रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन उसके पास नोटिफिकेशन आता है ये कहते हुए कि तुमने अबायस ट्रायल को पास कर लिया है, अबायस ट्रायल तुम्हारे लिए दरवाजे खोलने वाला है। फिर चन को पहले ही बता दिया जाता है अगर वो अबायस ट्रायल को कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसे यहाँ पे ट्रिपल-एस ग्रेड का एडवांसमेंट स्क्रोल मिलेगा और ये स्क्रोल हमेशा के लिए चैलेंजर के साथ जुड़ जाएगा। चन को बताया जाता है कि जैसे ही वो कुएं के अंदर कूद जाएगा उसका चैलेंज यहाँ पे शुरू हो जाएगा, और चन को इसी पल का इंतजार था जिसके बाद वो कुएं के अंदर छलांग लगा देता है। वहीं पे चन को पहले ही बता दिया जाता है कि ट्रायल के शुरू होने के बाद में यहाँ पे जितने भी एनिमी आएंगे उनका लेवल यहाँ पे 10 ही रहेगा, लेकिन अबायस के जो लेयर के लॉर्ड रहेंगे वो वहाँ पे नहीं रहेंगे, बस उनका प्रोजेक्शन अवतार होगा, बेसिकली सस्ती कॉपी। यहाँ पे हर एक लेयर के साथ स्पेशल कंडीशन रहेगी और चन को उन कंडीशंस के ऊपर खरा उतरना पड़ेगा, तभी वो ट्रायल को कंप्लीट कर पाएगा हर एक लेयर को कंप्लीट करते हुए। और लेयर यहाँ पे कम से कम 100-2000 के आसपास हैं। वहीं पे चन को हर एक लेयर कंप्लीट करने के बाद में मौका दिया जाएगा 1 मिनट से आधे घंटे का, सॉरी 1 घंटे का, कि वो आराम कर सकता है। इसके बाद वो दोबारा ट्रायल को शुरू कर सकता है। और अगर किसी लेयर का लॉर्ड जैसे कि 16वीं लेयर का लॉर्ड उपस्थित नहीं है तो फिर वहाँ पे पिछली लेयर के लॉर्ड्स को भेज दिया जाएगा ट्रायल को कंप्लीट करवाने के लिए, जैसे कि 10वें को भेज दिया गया 16 वाली की जगह पे। साथ ही में यहाँ पे ये भी छूट दी जाती है कि चन के जितने भी एट्रीब्यूट्स उसका जो स्टेटस रहेगा उसे यहाँ पे मैक्सिमाइज कर दिया जाएगा और उन्हें हर एक लेयर के बाद रीस्टोर भी कर दिया जाएगा, और किसी भी स्किल और आइटम के ऊपर कूल डाउन नहीं होगा। और उसके जितने भी इक्विपमेंट यहाँ पे टूट जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे तो वो दोबारा रिपेयर्ड हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। इन सभी चीजों के बाद ट्रायल यहाँ पे शुरू हो जाता है और चन अपने मन के अंदर सोच ही रहा था कि अगर यहाँ पे किसी भी स्किल और किसी भी आइटम के ऊपर कूल डाउन नहीं है तो फिर आवर ग्लास के ऊपर जो 72 साल का वो कूल डाउन इफेक्ट है वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी रीसेट हो जाना चाहिए। लेकिन ट्रायल इसे एक्सेस नहीं कर पाता है और वो एरर दिखाने लगता है, ये कहते हुए कि चैलेंजर की एक चीज रिस्टोर नहीं हो सकती है। विपेचन को पता था कि ये गड़बड़ होगी ही होगी, उसे ये उम्मीद थी। विपेचन के पास बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था कि आवर ग्लास का कूल डाउन नहीं रिपेयर होगा, नहीं रिस्टोर होगा, चाहे कुछ भी कर लो, और उसके सामने लगातार यहाँ पे एरर्स की विंडो आने लगती है। लेकिन अचानक से यहाँ पे एरर खत्म हो जाता है और चन को बताया जाता है कि वो आवर ग्लास की रिटर्न टू दी पास्ट स्किल का यूज कर सकता है। इसकी मदद से वो किसी भी पॉइंट पे वापस जा सकता है जो पास्ट में हुआ हो, लेकिन अभी की जो टाइम लाइन होगी वो पूरी तरीके से मिटा दी जाएगी। बेसिकली चन अगर 15वें लेयर पे मरता है तो फिर वो 10वें पे अपने आप को रिस्टोर कर सकता है या फिर 11वें 14वें पे, लेकिन 15वीं लेयर के जितनी भी मेमोरीज रहेंगी चन को छोड़ के उन सभी को मिटा दिया जाएगा क्योंकि वो पूरी टाइमलाइन ही इरेज हो जाएगी। वहीं पे आवर ग्लास का जो 72 साल वाला
वाला कूल डाउन था वो भी हटा दिया जाता है बस ट्रायल के लिए। और जैसे ही ट्रायल को क्लियर करके बाहर निकलेगा कूल डाउन दोबारा वापस आ जाएगा। और साथ ही में उसके पास स्टेटस सेव करने की एबिलिटी तो है ही है, वो जितना चाहे उतना थक जाए वो दोबारा आवर ग्लास का इस्तेमाल करके अपने एबिलिटी स्टैमिना सबको रिकवर कर सकता है स्टेटस सेव को इस्तेमाल करके। वहीं पे आवर ग्लास की मदद से चन के पास अब यहाँ पे अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी आ गई थी, यानी कि वो ट्रायल को जितनी बार चाहे उतनी बार ट्राई कर सकता था। अगर वो किसी लेयर पे 100 बार फेल होता है तो वो 100 बार ट्राई कर सकता है आवर ग्लास की मदद से, क्योंकि आवर ग्लास की मदद से उसके पास रिटर्न टू दी पास्ट स्किल आ चुकी है। वो कभी भी पीछे जा सकता है, अगर वो मर गया तो भी जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आवर ग्लास की मदद से। इसलिए चन को लगता था कि अबैस ट्रायल अब पार करना इतना भी मुश्किल नहीं होने वाला है आवर ग्लास की कूल डाउन हट जाने की वजह से। इसी के बाद चन के पास यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का इंफीरियर डीमन लॉर्ड आ जाता है, जो कि एक डीमन वॉरियर है और इसका लेवल 10 होने वाला है। यहाँ पे जितने भी डीमन लॉर्ड आएंगे, जितने भी लॉर्ड आएंगे हर एक फ्लोर के, वो सभी लेवल 10 ही पे रहेंगे। और इस फ्लोर के लिए स्पेशल कंडीशन कोई भी नहीं थी, यानी कि शर्त। वहीं चन उस डीमन लॉर्ड की तरफ देखता है तो फिर उसे लगता है कि ये इतना भी खतरनाक नहीं है, जिसके बाद वो उसके ऊपर एक ही स्लैश मारता है और उसे मार गिराता है। जिसके बाद वो दूसरी लेयर को भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेता है बिना किसी दिक्कत के, 5वीं लेयर को भी बिना किसी दिक्कत के, और 17वीं लेयर को भी बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद 26वीं लेयर को भी बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद 34वीं लेयर को भी बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद 41, 59, 66। लेकिन 67वीं लेयर पे थोड़ा सा पावरफुल डीमन आ जाता है, जो कि चन से कहता है इतनी ऊपर आ कैसे गए भाई तुम। वैसे ये डीमन लॉर्ड यहाँ पे हाई क्लैन से था और इसके पास एक सॉर्ड एबिलिटी रहती है, इसका लेवल 10 ही था। और यहाँ पे इसकी स्पेशल कंडीशन थी कि डीमन लॉर्ड के ऊपर सिर्फ वही अटैक्स काम करेंगे जो उसके यहाँ पे वीक पॉइंट्स के ऊपर मारे जाएंगे। बाकी अगर एग्जांपल के लिए अगर उसका वीक पॉइंट असर नहीं है तो फिर वहाँ पे जितनी भी बार मार लो कोई असर नहीं होगा उसके ऊपर, वो मरेगा ही नहीं। चन को यहाँ पे उसके वीक पॉइंट के ऊपर ही अटैक करना पड़ेगा तभी कुछ असर होगा, ये इस फ्लोर की शर्त थी। वहीं पे चन भी ये शर्त देख के काफी ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि ये शर्त काफी ज्यादा टफ होने वाली थी। अभी तक उसे यहाँ पे कोई भी स्पेशल कंडीशन नहीं मिली थी फ्लोर को पार करने के लिए, लेकिन अब उसे मिली तो इतनी ज्यादा टफ मिल गई कि उसकी आंखें बाहर आ जा रही हैं। इसके बाद वो डीमन चन के कंधे के ऊपर अपनी शॉट से अटैक करता है, तो चन भी जवाबी हमले में उसकी पीठ के अंदर अपनी शॉट घुसा देता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि एडवांटेज है यहाँ पे कॉम्बैट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीमन के पास ही है, लेकिन उसके पास यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जिससे वो यहाँ पे आसानी के साथ इस डीमन को हरा सकता है, चोट के बदले चोट देके। किडनी पे चोट खाने के बाद वो डीमन जल्दी से पीछे हटता है, तो चन भी पीछे हट जाता है। वहीं पे वो डीमन आगे से अपनी शॉट को चन की तरफ फेंक के मारता है, जो डायरेक्ट उसके दिल के अंदर घुस जाती है, जिससे चन नीचे जाके गिरता है। इसके बाद वो डीमन चन के सीने से अपनी शॉट को बाहर निकाल लेता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस कमान का है, लेकिन इसकी बात भी तो यहाँ पे मुझे हरा नहीं सकते हो, क्योंकि मेरे पास अवायस ट्रायल की वजह से कुछ रूल्स हैं जिनका इस्तेमाल मैं अपने खिलाफ कर रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे आसानी के साथ हरा नहीं सकते। उसी टाइम में हम लोग चन को देखते हैं जो कि स्टेटस को रिकवर कर लेता है। ये एबिलिटी मैंने पहले ही बता दी थी, आवर ग्लास के साथ आती है, जहाँ पे वो अपनी हेल्थ वेल्थ सब कुछ एकदम रिकवर कर सकता है शुरू से शुरू। और चन इसी बात का फायदा उठा के यहाँ पे डीमन के ऊपर अटैक करता है और उसकी दोनों किडनियों के ऊपर एक साथ अटैक करके उसे मार गिराता है, जिससे वो डीमन यहीं पे ही मारा जाता है। चन को शायद से पता चल चुका होगा कि किडनी ही इसकी वीक पॉइंट है। इसके बाद चन इस फ्लोर को भी आसानी के साथ कंप्लीट कर सकता है। चन उससे कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ थे, जब तुम्हारे वीक पॉइंट्स के ऊपर अटैक नहीं हो रहा था तब ना ही तुम यहाँ पे अटैक को डॉज कर रहे थे और ना ही उन्हें अवॉइड कर रहे थे। तुम यहाँ पे बस अपनी स्किल का शो ऑफ कर रहे थे कि जो शर्त तुम्हें मिली है उसके भरोसे तुम जिंदा रह सकते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मुझे यहाँ पे काफी जल्द ही जीत मिल गई, शुक्रिया। जिसके बाद हम लोग चन को डायरेक्ट सवे फ्लोर पे देखते हैं, जहाँ पे चन के पास नोटिफिकेशन आता है कि ये फॉलन स्वॉर्ड्समैन है गिलबर्ट, और इस फ्लोर के ऊपर पे कोई खास शर्त नहीं थी, नॉर्मल ही फाइट करनी थी। चन हम लोगों को बताता है कि गिलबर्ट वीकेस्ट फॉलन डीमन है जिसके पास कोई भी स्पेशल कंडीशन नहीं है, लेकिन चन को वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। और चन को समझ में आ जाता है कि हर एक फ्लोर का हर एक लॉर्ड यहाँ पे अलग अलग पर्सनैलिटी, अलग अलग एबिलिटीज और अलग चीजें रखता है। यहाँ पे तुम्हें फ्लोर को ताकत के साथ साथ बुद्धि के साथ भी जीतना पड़ता है। बेसिकली शर्तों को समझ के तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है, नहीं तो तुम जीत नहीं पाओगे। और चन को पता था कि ये सबसे कमजोर फॉलन डीमन है, तो फिर ये यहाँ पे छुपन छुपाई खेलेगा और मौका मिलते ही अटैक करेगा। लेकिन चन का कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट बढ़ चुका था, तो वो खुद को हीरो समझ रहा था। उसी टाइम पे गिलबर्ट उसकी परछाई से बाहर निकलता है और उसकी मुंडी धड़ से उड़ा देता है। ब्रो इज डिजर्व दिस, कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। क्योंकि चन के पास आवर ग्लास है तो वो दोबारा यहाँ पे रिजरेक्ट हो जाता है फर्स्ट लेयर पे। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भड़वा फर्स्ट लेयर पे क्यों रिपोर्ट हुआ, सॉरी रिजरेक्ट हुआ, तो हरामी ने 1 से 100 के बीच में कहीं भी रिटर्निंग पॉइंट चुना ही नहीं था, इसलिए वो डायरेक्ट फर्स्ट लेयर पे आ गया। इसलिए मैंने कहा कि ये मरना डिजर्व करता है, क्योंकि जब ये एक बार मर चुका है तो फिर इसकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं, क्योंकि इसे पहली बार महसूस हुआ था कि झटके पे मरने पे कैसा लगता है। लेकिन आवर ग्लास की वजह से ये मरा नहीं और सक्सेसफुली यहाँ पे रिजरेक्ट हो गया। उसी टाइम पे फर्स्ट लेयर का डीमन लॉर्ड यहाँ पे चन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन चन एक झटके के अंदर उसे मार देता है बिना किसी दिक्कत के। वहीं पे चन अपने मन के अंदर सोचता है अगर वो यहाँ पे आवर ग्लास का इस्तेमाल ना कर पाता तो फिर वो यहाँ पे मारा ही जाता, बाकी पावर हाउसेस की तरह जैसे वो लोग मारे गए थे। इसके बाद चन फर्स्ट लेयर के डीमन लॉर्ड से पूछता है क्या वो यहाँ पे सवे फ्लोर के डीमन लॉर्ड के बारे में जानता है। इस पे डीमन लॉर्ड
आगे से मरते हुए कहता है पता भी होगा तो भी नहीं बताऊंगा भी। इसके बाद चन यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर को आसानी के साथ क्लियर कर लेता है। वही पे चन को इनकी बातों से समझ में आ जाता है कि इन्हें पता है कि ये सिर्फ प्रोजेक्शन है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें दर्द या फिर मौत से डर नहीं लगता है। अब चन यहाँ पे यही फैसला करता है कि अब वो यहाँ पे अपनी अप्रोच को थोड़ा सा चेंज कर देगा और 100वें फ्लोर के डीमन लॉर्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करेगा। इसके बाद हम लोग सीधा चन को 72वें फ्लोर पे देखते हैं, जहाँ पे वो जानबूझ के उस फ्लोर के डीमन लॉर्ड की बेइज्जती करता है, ये कहते हुए कि तुम डीमन रेस के एकदम लो टायर की डीमन हो, साला तुम्हारा एटीट्यूड्स यहाँ पे इंसानों से भी बदतर है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पे 72वें फ्लोर के डीमन लॉर्ड बन गए। इस पे वो डीमन मरते हुए चन से कहता है कि ये जो तुम्हारी बदतमीजी है तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में तुम यहाँ पे फॉलन डीमन के हाथों मरे हुए ही मरोगे। इस पे चन उसे कहता है मजाक कर रहे हो क्या, इतनी गहराई में एक डीमन लॉर्ड कैसे हो सकता है, वो भी फॉलन लॉर्ड। इस पे वो डीमन आगे से बताता है ऑफ कोर्स यहाँ पे है लॉर्ड गिलबर्ट, जो कि 100वें फ्लोर का डीमन लॉर्ड है, एक लेजेंडरी बंदा जिसने यहाँ पे शैडो स्वॉर्ड मास्टर क्लास को मास्टर कर लिया है, सिर्फ फॉलन डीमन के रूप में। गिलबर्ट का शैडो है यहाँ पे एक डीमन ड्यूक को मार सकता है बिना किसी दिक्कत के, तुम पक्का उसी के हाथों ही मरोगे, पहले ही वो मर चुका है। इसके बाद चन उस डीमन लॉर्ड का सर फोड़ के उसे वहीं पे ही मार देता है और उसे शुक्रिया कहता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इसके बाद चन को हम लोग दोबारा 100वें फ्लोर पे देखते हैं और वहीं पे चन को ये भी पता चल चुका था कि गिलबर्ट के पास 1 हिट किल एबिलिटी है, यानी कि अगर छुरा छू भी गया तो भी तुम मारे जाओगे, ये एबिलिटी है गिलबर्ट की। और साथ ही में गिलबर्ट के पास यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एक पावरफुल शॉट टेक्निक्स भी हैं। शैडो स्वॉर्ड मास्टर क्लास एक ऐसी क्लास है जिसको सिर्फ तभी हासिल किया जा सकता है जब कोई एस टायर की रेटिंग के साथ में यहाँ पे 3 बार नाइट असैसिन के एडवांसमेंट को हासिल कर ले। जिनके पास यहाँ पे कोई भी एडवांटेज नहीं है एक शैडो स्वॉर्ड मास्टर के खिलाफ में, लेकिन गिलबर्ट यहाँ पे बस एक फॉलन डीमन है, इसलिए उसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे कम होने चाहिए। इसलिए चन यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ में आता है और वो पूरे इलाके के अंदर यहाँ पे अपने वायरसेस को फैलाने लगता है बिना किसी दिक्कत के अंदर, यही सोचते हुए कि अगर 1-2 वायरस उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो वो पक्का कमजोर हो जाएगा और बाहर आ जाएगा चन की आंखों के सामने, क्योंकि ये वायरस उसे पक्का यहाँ पे इन्फेक्टेड कर देंगे। इसके बाद हम लोग चन को उसके गुफा के बाहर देखते हैं और चन ने इस पूरे फ्लोर के ऊपर ही वायरसेस को फैला दिया था। वह चन के पास सेव स्टेटस एबिलिटी है ही है, तो फिर उसने जितनी भी एनर्जी यहाँ पे वेस्ट की वो दोबारा उसे रिकवर कर लेता है बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद अचानक से चन को यहाँ पे एक शॉट दिखाई देती है और एकदम चमकदार रोशनी भी, और चन को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद हम लोग गिलबर्ट को देखते हैं जो कि चन के ऊपर ही था और वो मौका मिलते ही चन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चन अपनी सील और शॉट्स को बाहर निकालता है और उसके अटैक को ब्लॉक करके पीछे हट जाता है। गिलबर्ट यहाँ पे चन से कहता है कि अपने ब्लेड्स को नीचे कर लो, तुम यहाँ पे पहले ही जीत चुके हो। ट्रायल के रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो यहाँ पे अपनी फुल पावर को रिलीज नहीं कर सकता है और उसके वायरस ने उसे पहले ही इन्फेक्टेड कर दिया है। ये वाला अटैक उसका लास्ट अटैक था जिसके अंदर उसने पूरी ताकत इस्तेमाल कर ली है, अब उसके अंदर जान ही नहीं बची है। चन उससे पूछता है सच में, तो गिलबर्ट उससे कहता है हाँ भाई हाँ, काफी ज्यादा चालाक प्राणी हो, अगर ट्रायल को कभी यहाँ पे क्लियर कर पाते हो तो फिर मुझसे चैलेंज करने के लिए दोबारा आना, बस इस बार अपने वायरस को रिलीज न करना, अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ में मुझसे मुकाबला करना, मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ पे ट्रायल को क्लियर कर लोगे। इसके बाद चन 100वीं फ्लोर को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है और चन गिलबर्ट से वादा करता है कि अगली बार अगर वो उसे मिलेगा तो फिर उसका सामना एकदम सामने से करेगा बिना किसी चालाकी के। इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट 200वें फ्लोर का होता है जहाँ पे चन एक बहुत बड़े पैलेस के अंदर आ चुका था। चन यहाँ के लॉर्ड को वेलकम करता है, ये कहते हैं फॉलन इल्जन, लॉर्ड एल्मेरिया आपसे मिलकर खुशी हुई। और वो एल्मेरिया से पूछता है कि आपने मुझे यहाँ पे समन किया है ट्रायल चैलेंज के लिए। इसके बाद हमें यहाँ पे एल्मेरिया के बारे में बताया जाता है जो कि एक फॉलन एंजल है, 6 विंड फॉलन एंजल एल्मेरिया। इसका लेवल 10 ही है और इस फ्लोर के लिए कोई खास कंडीशन नहीं है। एल्मेरिया चन से कहती है कि लड़ाई नहीं होगी, चुपचाप आके बैठो यार, पैलेस को साफ करने के लिए कोई है भी नहीं यहाँ पे, मैं तुम्हें ऐसे ही पास कर दूंगी, बस तुम बैठो आके, मुझे थोड़ी सी बात करनी है तुम्हारे साथ, बोर हो रही हूँ। इसके बाद वो पलक झपकते हैं, यहाँ पे टेबल और वाइन भी ले आती है। चन बड़े आराम से टेबल के ऊपर बैठ जाता है और एल्मेरिया से पूछता है कि आपको किस बारे में बात करनी है। एल्मेरिया आगे से बताती है कि मुझे बस तुम्हारी स्ट्रेंथ के बारे में जानना है कि तुम इतनी आसानी के साथ 200वें फ्लोर पे आ कैसे गए। भले ही तुम्हारी किस्मत कितनी ही अच्छी हो, तुम यहाँ पे एल्बर्ट को थोड़ी ना हरा सकते हो, इसको कई सारे यहाँ पे स्नीकी अटैक्स आते हैं। चलो मान लेता हूँ कि उसको तुमने हरा दिया, लेकिन इसके बावजूद उसके अलावा भी यहाँ पे ऐसे कई सारे हैं जिनके साथ निपटना उससे भी ज्यादा कठिन होने वाला है। चन आगे से कहता है कि उसने उन्हें कैसे हराई है उसका ट्रम्प कार्ड है, वो यहाँ पे एल्मेरिया को सब कुछ नहीं बता सकता है। एल्मेरिया चन से कहती है कि मुझे जानना भी नहीं है, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने उन्हें हराया कैसे। बैठे बैठे बोर हो गए यार, कोई काम धंधा भी नहीं है मेरे पास, 6 फेंके बताओ उड़ने के काम भी नहीं आते हैं। और वो चन से कहती है कि आराम से बैठो, वाइन वाइन पियो, हम लोग आराम से बात करते हैं और जैसे ही मेरा मन हल्का हो जाएगा मैं तुम्हें जाने दूंगी। तो फिर चन आगे से वाइन को पोर करता है और एल्मेरिया से पूछता है कि उसे किस लेयर के बारे में जानना है, जिसपे एल्मेरिया थोड़ी देर के लिए सोचती है और चन से पूछती है कि 105वें फ्लोर के उस गंदे से मॉन्स्टर के बारे में क्या ख्याल है। इसके बाद में 105वें फ्लोर के डीमन लॉर्ड के बारे में बताया जाता है जिसका नाम प्लस फ्यूजन है और इसका नाम है साराबिस, ऐसा ही कुछ। चन आगे से बताता है उसके साथ निपटना काफी ज्यादा मुश्किल था, उसकी पूरी बॉडी यहाँ पे हर तरफ फैली हुई थी, अगर वो तुम्हें छू लेगा
तो फिर वो तुम्हें डायरेक्ट निगल ही लेगा। यहाँ तक कि उसके खाने वाली स्पीड मुझसे भी कई गुना ज्यादा तेज थी। जैसे ही मैंने उसे छुआ मेरी आधे से ज्यादा बॉडी उसने एकदम निगल ही ली। एल्मीरिया चन से पूछती है कि तो फिर तुम जीते कैसे ये तो बताओ, और वो चन के साथ अपना गिलास यहाँ पे शेयर करती है, लेकिन वो गिलास खाली था। अभी आगे पता चलेगा क्यों खाली था। चन एल्मीरिया को बताता है क्योंकि उसे खाना पसंद था तो फिर मैंने उसे खिला दिया, लेकिन मुझे पचाना इतना भी आसान नहीं है। चन ने यहाँ पे सरबेज को कम से कम 100 हाथ अपने तोड़ के उसे खिलाए थे जो कि पॉइजन से भरे पड़े थे, यानी कि उसने अपने हाथ उखाड़े 100 बार और सरबेज को खिला दिए कि खाओ बेटा खाओ बेटा खाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्योंकि चन की पूरी बॉडी के अंदर हजारों तरह के वायरसेस हैं तो फिर उसका हाथ बचाना काफी ज्यादा टफ था और सरबीरस इसी तरीके से मारा गया। इस पे एल्मीरिया चन आगे से कहती है कि यार तुमने तो उसे हगा हगा के मार दिया, साले को पक्का दस्त हो गए होंगे। अच्छी बात है कि तुम उसके साथ बड़ी आसानी के साथ निपट लिए, लेकिन चन आगे से बताता है कि आसान थोड़ी ना था भाई कि अपनी ही बॉडी से अपना हाथ यहाँ पे 100 बार उखाड़ उखाड़ के खिलाओ किसी को। तो फिर एल्मीरिया यहाँ पे चन से सीकू के बारे में पूछती है जो कि पानी के अंदर छुपा रहता है और कभी भी बाहर नहीं आता, जिसके बाद में 136वीं लेयर के बारे में बताया जाता है जो कि हो तो डीमन फिश लॉर्ड था, वही डीमन प्रिंस का बाप, और इसका नाम कीगो है। तुम्हें डीमन प्रिंस का वो भला याद है? चन आगे से बताता है मैं तो उसके ग्रैंडफादर का ग्रैंडसन यानी कि पोते का बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। साले ने मुझे मर के अपना इक्विपमेंट दे दिया, इसकी वजह से मैं पानी में देख सकता था और तेज दौड़ सकता था, यानी कि तैर सकता था, इसलिए उसे बच के भागना और मारना इतना भी ज्यादा टफ नहीं था। एल्मीरिया चन से कहती है कि तुम तो यार दोबारा लकी हो गए यार, तुमने तो इक्विपमेंट का कुछ ज्यादा एडवांटेज उठा लिया। इसके बाद वो दोबारा यहाँ पे चन से 153 फ्लोर की डीमन लॉर्ड के बारे में पूछता है कि उसके पास तो कोई भी लूप होल्स नहीं है जिसका तुम फायदा उठा पाते, उसे कैसे हराया। इसके बाद हम लोगों को 153वें फ्लोर की लॉर्ड के बारे में बताया जाता है जिसका नाम बैरो फ्लेम स्पिरिट है, इसका नाम है हार्टले। चन आगे से बताता है कि उसे हराना काफी ज्यादा टफ था क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी। मैं उसके हाथों कम से कम 15 बार मरा हूँ। उसकी बॉडी का हाई टेम्परेचर चन के सारे वायरसेस को यहाँ पे इनइफेक्टिव बना देता है और उसकी बॉडी यहाँ पे लावा से बनी हुई है तो फिर उसके ऊपर फिजिकल अटैक करना भी काफी ज्यादा टफ है और वो बार बार लावा के अंदर घुस जाती है जब भी उसे अटैक को डॉज करना होता है या फिर छुपना होता है, या फिर अगर उसे गलती से भी कोई डैमेज वैमेज लग गया तो वो लावा के अंदर चली जाती है खुद को हील करने के लिए, क्योंकि लावा उसे हील कर देता है काफी जल्दी ही। चन को यहाँ पे टोटल 5 दिन लग गए थे पूरे लावा को सील करने में, क्योंकि अगर लावा सील हो जाएगा तो फिर वो दोबारा रिकवर होने के लिए नीचे जा ही नहीं सकती और न ही अटैक से बचने के लिए छुप सकती है। और जब वो बुरी तरीके से थक गई तो फिर चन ने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया और उसे मार गिरा दिया। चन आगे से बताता है कि इन 200 फ्लोर्स में वही सबसे ज्यादा टफेस्ट अपोनेंट थे जिसका उसने सामना किया है, उसके छक्के छूट गए थे। इसके बाद एल्मीरिया यहाँ पे चन से पूछती है अगर हम लोग यहाँ पे टफेस्ट अपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर 186 फ्लोर के डीमन लॉर्ड के बारे में क्या ख्याल है, वो भी हार्डले से कम कमजोर थोड़ी ना है। चन यहाँ पे एल्मीरिया से कहता है कि इतने ज्यादा खुश वाले मौके पर इतनी सुगंधित जगह पे उसका नाम न लो यार, मूड खराब हो जाता है। इसके बाद हमें 186 फ्लोर की लॉर्ड के बारे में बताया जाता है जो कि यहाँ पे इस फ्लोर का नाम है रूटिंग पिट और इसकी डीमन लॉर्ड का नाम है फिलिप्त क्वीन, और फिल्दी का एक तरीके से मतलब होता है गंदा घिनौना। तो ये फिलिप्त क्वीन है तो फिर तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि ये गटर की रानी है। चन आगे से बताता है कि उसका पूरा फ्लोर यहाँ पे गंदगी से भरा पड़ा था, उसे तो बड़ा मजा आता है अपने घिनौने पूल के अंदर मजे लेने में जहाँ पे लाशें पड़ी रहती हैं और वो बड़े आराम से वहाँ पे एंजॉयमेंट रखती है और लाशों के साथ एक्सपेरिमेंट करती है, लेकिन मेरे लिए वहाँ पे जीना एकदम बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था, मुश्किल से ही जिंदा बचा था। उसके बारे में याद दिला के तुमने मुंह का पूरा टेस्ट खराब कर दिया, वाइन कैसे पियो मैं। इस पे एल्मीरिया यहाँ पे चन से कहती है कि उसके बारे में बात करने से पहले भी तो तुमने एक भी बार वाइन की सिप नहीं ली ना, जिस पे चन आगे से जवाब देता है कि वो बिल्कुल भी ये वाइन नहीं पीने वाला है। ये वाइन यहाँ पे फॉलन एंजल ने मैनिफेस्ट करके बनाई अपनी मेंटल एनर्जी के साथ में, इसके अंदर मीठी खीर वाला जहर मिलाया हुआ है, तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पीने वाला जिसको पी के मैं तुरंत मारा जाऊं। चन हम लोगों को बताता है कि वो एक बार पहले वाइन पी के पहले ही मारा जा चुका है, इसलिए वो दोबारा गलती नहीं करने वाला है। खास भानु प्रताप के पास भी ये स्किल होती तो मीठी खीर खा के उसे खून की उल्टी करने की जरूरत न पड़ती। इस पे एल्मीरिया ज्यादा हैरान नहीं होती है, वो चन से कहती है अगर तुम ये ड्रिंक पी लेते तो फिर मैं तुम्हें 20 से 2 हिस्सों में फाड़ देती बिना किसी दिक्कत के, लेकिन ऐसा लगता है कि अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। इस पे चन आगे से खड़ा हो जाता है ये कहते हुए कि लड़ाई करेंगे क्या हम लोग, तो एल्मीरिया आगे से कहती लड़ने का मन नहीं है मेरा, बहुत ज्यादा थकाऊ चीज है लड़ा वरना, तुम जाओ पास, दैट्स माई इनर स्पिरिट, कोई भी काम करना हो लेट जाओ, कुछ नहीं चाहिए मुझे। यहाँ तक कि चन भी आगे से हैरान हो जाता है एल्मीरिया को देख के कि तुम सच में इतना आलसी हो यार कि हिल भी नहीं सकती। इस पे एल्मीरिया चन से कहती है कि दफा हो जाओ, शू शू मैं जा रही हूँ सोने, वैसे भी प्रोजेक्शन बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, इतनी ज्यादा एनर्जी मैंने सोने में इस्तेमाल की होती तो आराम से सो जाती। और उसके अलावा भी आगे ऐसे कई सारे पावरफुल अपोनेंट हैं जिनका तुम्हें सामना करना है, तुम मुझसे लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। अभी आगे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास डिवाइन टैलेंट है, इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत
नहीं है, तुम टेस्ट पास कर लिए, भाग जाओ यहाँ से, दोबारा दिखाई ना देना। इसके बाद चन यहाँ पे 200वें फ्लोर को क्लियर कर लेता है और 1 घंटे का आराम सेट लेता है, बेसिकली आराम करने के लिए। वहीं पे वो मन के अंदर सोच रहा था कि बाकी लॉर्ड्स को तो वो यहाँ पे आसानी के साथ संभाल सकता है आवर ग्लास की मदद से, जिसके बाद उसके पास यहाँ पे अल्टीमेट चैलेंज का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन 6 डिवाइन टाइटल्स के साथ में काफी ज्यादा मुश्किल होगी। चन लोगों को बताता है कि जिनके पास भी यहाँ पे डिवाइन टाइटल होता है उनके पास यहाँ पे रूल के ऊपर एक अथॉरिटी होती है, और ये जो अथॉरिटी होती है किसी टाइप की अलग ही अथॉरिटी होती है। ये किसी भी टाइप की हो सकती है जो कि चन को एक झटके में मार सकती है या फिर इरेज कर सकती है। लेकिन चन को यकीन था कि जब तक उसके पास यहाँ पे आवर ग्लास की बैक ट्रैकिंग डिवाइस है, बेसिकली स्किल, तो फिर वो चाहे गॉड का भी सामना कर ले, वो यहाँ पे कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा उसे मारने का। इसके बाद हम लोग चन को यहाँ पे 235वें फ्लोर पे देखते हैं, जहाँ पे उसका सामना एक, क्या नाम है भाई इसका अभी नहीं पता, लेकिन वो चन के ऊपर यहाँ पे एक इल्यूजन का इस्तेमाल करता है और उसे हमेशा के लिए इल्यूजन के अंदर डाल देता है। हमें यहाँ पे इस फ्लोर के लॉर्ड के बारे में बताया जाता है जो कि अबाइजल 1 आई डीमन क्लैन से है और इसका नाम सेलिस ब्यूरी है, और यहाँ पे स्पेशल कंडीशन बताई नहीं गई। हम लोग चन को देखते हैं जो कि इल्यूजन के अंदर चला जाता है, तो ये मुस्कुराया जा रहा था, यहाँ तक कि सेलिस ब्यूरी भी हैरान हो जाता है। वो मन के अंदर सोचता है ये भड़वा देख क्या रहा है, कौन सा सपना देख रहा है कि इसके चेहरे पे इतनी मंद मोहक मुस्कान है। इसलिए वो चन के इल्यूजन को चेक करने की कोशिश करता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि चन यहाँ पे हेलोइस का इल्यूजन देख रहा था, जिसने यहाँ पे हेलोइस को अपने कब्जे में कर लिया था, और हेलोइस यहाँ पे चन के सामने घुटनी टेक के उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि चन उसके साथ एक अलायंस बिठा ले। और हम लोग चन को सपनों में देखते हैं, तो ये सपनों में राजा ही था, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, इमेज बयां कर रही है। वहीं पे हेलोइस चन से कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ ऑफर करती हूँ, सब कुछ, मैं तुम्हारी सर्वेंट, स्लेव, टूल, यहाँ तक कि खिलौना बनने को भी रेडी हूँ, सिर्फ आपके खातिर। चन आगे से कहता है अगर मैं तुम्हें ये ऑर्डर दूं कि तुम खुद को सरेंडर कर दो और अपनी पावर को मेरे हवाले कर दो और मारी जाओ, तो फिर क्या तुम ये एक्सेप्ट करोगी? जिस पे हेलोइस आगे से रोने लगती है और चन से कहती है डिवाइन लॉर्ड, क्या आप मुझ पर यकीन नहीं रखते हैं? मैं आपके लिए एब्सोल्युटली लॉयल हूँ। इस पे चन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, मुझे पता है कि तुम कौन हो और तुम बस यहाँ पे सर्वाइव करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारे बड़े सपने तुम्हें कभी भी आजादी नहीं देंगे, लॉयल्टी जैसे शब्द को अपनाने के लिए लॉयल्टी तुम्हारी जिंदगी के अंदर कभी मौजूद ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श सकता हूँ। इस पे हेलोइस आगे से कहती है थैंक यू, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो फिर चन अपने पास एक कुत्ते का पट्टा निकालता है और हेलोइस से कहता है कि इसे गले में टांगो और दरवाजे पे लटका के वॉच डॉग बन जाओ और आते जाते भौंकते रहना। हम लोग हेलोइस का रिएक्शन देखते हैं, तो रिएक्शन पता नहीं कैसा है, बस वो बहुत ज्यादा गुस्से में और परेशान है क्योंकि ये कुछ ना कर पाने वाला रिएक्शन है, और वो आगे से मुंह लटका के नीचे देखने लगती है। चन उससे पूछता है क्या है भाई, जिंदा रहना नहीं चाहती हो क्या? क्योंकि हेलोइस के पास यहाँ पे कोई भी चारा नहीं था, तो वो आगे से डॉग बनने को रेडी हो जाती है, ये कहते हुए चन के लिए ये करते हुए उसे सम्मान फील हो रहा है। चन आगे से मुस्कुराते हुए कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, एक पपी को तो यही करना चाहिए ना। सेलिस ब्यूरी भी आगे से कहता है देखो तो साले को, कैसे साला सपनों के अंदर मजे लूट रहा है, इसे ऐसे पता है कि मजे कैसे लिए जाते हैं। इसके बाद वो चन के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि चिंता ना करो, जैसे ही मैं तुम्हारी सोल को एब्जॉर्ब कर लूंगा तो फिर तुम इस मीठे सपने के अंदर हमेशा के लिए फंस जाओगे। लेकिन उसी टाइम में चन अपने तीनों शॉट्स को कंट्रोल करते हुए यहाँ पे सेलिस ब्यूरी के ऊपर हमला करता है और उसके इल्यूजन को देख के और उसे तोड़ के उसे आजाद हो जाता है। और चन उससे कहता है कि सपना काफी ज्यादा मीठा और बेहतरीन था, लेकिन सच्चाई नहीं थी, कभी ना कभी तो बोर हो ही जाता अगर हमेशा के लिए उसे देखते रहता। सेलिस ब्यूरी अपने ऊपर बैंडेज लगाते हुए कहता है कि तुमने मेरे इल्यूजन को कैसे देख लिया भाई, और उससे भी बड़ी बात, बिना मुझे पता चले तुम उसे तोड़ के बाहर कैसे आ गए? चन आगे से जवाब देता है कि उसके इल्यूजन को देख पाना ना के बराबर है, लेकिन वो यहाँ पे एक गॉड की प्रेजेंस है उसे सिमुलेट यानी कि मैनिपुलेट प्रोजेक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल रहता है। भले उसकी रियल फॉर्म कर दे, लेकिन उसका 10 लेवल का अवतार यहाँ पे नहीं कर सकता है। इसलिए इल्यूजन को देख पाना और तोड़ के बाहर आना काफी ज्यादा सिंपल था। और चन के पास तो वैसे भी हेलोइस का पहले से ही प्रेजेंस है, वो उसकी नस नस से वाकिफ है, तो उसके लिए इल्यूजन को पहचान पाना कोई बड़ी बात नहीं थी। सेलिस ब्यूरी चन से कहता है अगर तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था तो फिर तुम मुझे मार सकते थे, मेरे साथ खेल क्यों रहे थे? चन आगे से कहता है सॉरी गुरु, मैं खेल नहीं रहा था, बस थोड़ा सा आराम करना चाहता था। 200 ट्रायल्स को लगातार पार करते करते मैं काफी ज्यादा थक चुका था, मेंटली और फिजिकली दोनों ही। चन हम लोगों को बताता है कि उसने यहाँ पे 200 फ्लोर्स को पार करने के लिए कम से कम 1000 बार रीसेट बटन यानी कि रिटर्न टू दी पॉइंट का इस्तेमाल किया होगा, कई सारे बैटल्स लड़े हैं, कई सारे स्कीमों का सामना किया यानी कि शर्तों का। इसके चलते वो फिजिकली और मेंटली यहाँ पे पूरी तरीके से थक चुका था। भले ही वो यहाँ पे इन्हें रिस्टोर कर दे, उसकी मेंटल एनर्जी रिस्टोर हो जाए, उसकी फिजिकल एनर्जी भी रिस्टोर हो जाए, लेकिन इसके बावजूद जो थकावट मन के अंदर रहती है वो इतनी जल्दी दूर नहीं हो सकती है, उसके लिए आराम करना ही पड़ता है, वो भी लंबा। इसलिए चन ने यहाँ पे इल्यूजन का फायदा उठाया, क्योंकि वो इल्यूजन के अंदर काफी लंबे टाइम तक सो सकता था बिना किसी को पता चले और न ही उसके ऊपर अटैक हुए। और चन का यही गोल था कि वो इल्यूजन के जरिए थोड़ा बहुत आराम कर ले, इसलिए वो सेलिस ब्यूरी से थैंक यू कहता है। सेलिस ब्यूरी चन से कहता है कि तुमने मेरे इल्यूजन के अंदर आराम किया क्योंकि तुम 200 फ्लोर से थक चुके थे उन्हें पार करते करते, लेकिन ज्यादा चिंता ना करो, इसके बाद यहाँ पे ज्यादा बैटल नहीं बचे हैं, सिर्फ कुछ ही फ्लोर्स को तुम्हें पार करना है। चन को आगे से ये बात समझ में नहीं आती है, तो सेलिस ब्यूरी उसे कहता है कि यहाँ पे 300 से भी कम
फ्लोर बचे हुए हैं। चन उसे बताता है ऐसा लगता है कि आपको ये बात पता नहीं है, लेकिन अगर किसी फ्लोर पे अगर कोई लॉर्ड नहीं भी होता है तो फिर नीचे वाले फ्लोर्स के लॉर्ड को वहाँ पे समन कर लिया जाता है। चन ने यहाँ पे स्नोक डिमन का सामना किया था 215वें फ्लोर पे, जिसका सामना उसने पहले ही कर लिया था 192वें फ्लोर पे, क्योंकि 215वें फ्लोर पे उसका लॉर्ड वहाँ पे नहीं था। और इसी तरीके से चन ने यहाँ पे कई सारे डीमन लॉर्ड्स का सामना किया है जो कि फ्लोर पे उपस्थित नहीं थे। सेलेस्ब्यूरी चन को बताता है मेरा मतलब यहाँ पे खाली फ्लोर से नहीं था, बल्कि ढह जाने वाले फ्लोर से था, यानी कि कुछ भी नहीं। बैटल की वजह से वहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है। सब कुछ से मेरा मतलब सब कुछ, वो फ्लोर ही वहाँ पे नहीं है। कुछ पावर हाउसेस के बैटल के जरिए वहाँ पे कई सारे फ्लोर से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और लेयर्स का स्पेस ही वहाँ से गायब हो चुका है। जितना ज्यादा वो गहराई में जाता जाएगा उतना ज्यादा उसके लिए चीजें कॉमन होती जाएंगी, यानी कि फ्लोर से कम होते जाएंगे। चन इस बात को समझ आता है और वो सेलेस्ब्यूरी को यहाँ पे शुक्रिया कहता है और ये भी कहता है कि जब वो इस ट्रायल को पास कर लेगा तो फिर अगर उसके पास मौका हुआ तो वो उसे मिलने के लिए जरूर आएगा। इस पे सेलेस्ब्यूरी चन से कहता है कि जब तुम वापस आओगे तो फिर और भी ज्यादा पावरफुल इल्यूजन का सामना करना पड़ेगा और ये वाला तुम तोड़ नहीं पाओगे, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। इसके बाद चन से पूछा जाता है क्या वो आराम करना चाहता है, तो वो 1 सेकंड के लिए हाँ कहता है। और जैसा कि सेलेस्ब्यूरी ने यहाँ पे बताया था, चन के लिए यहाँ पे फ्लोर्स स्किप होने लगते हैं। 236 से लेके 289 तक सारे फ्लोर्स यहाँ पे स्किप हो जाते हैं, टोटल 44 यानी कि 44, जो कि चन के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात थी। उसे यहाँ पे और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 289 फ्लोर यहाँ पे बुल डीमन के लिए था, जो कि एक बेफोमेट डीमन था शायद, जो भी हो मुझे पता नहीं खास तौर पे। और इस फ्लोर को क्लियर करने के लिए बस एक ही शर्त थी कि चन को यहाँ पे बेफोमेट को हराना पड़ेगा और पूरी इमेज यानी कि एरिना को पार करके सेंटर के बीच में जाना पड़ेगा। वहीं चन जब यहाँ पे बीस्ट सॉवरन बेफोमेट के बारे में सुनता है तो फिर उसे पता चल जाता है कि ये वही बंदा है जो कि मिनोटो ट्राइब का एक अवतार है और उसके पास बारबेन क्लास का विश्वास भी है और 6 ट्रू गॉड्स में से एक, जिसके बारे में यहाँ पे एल्मेरिया ने बताया था। वहीं पे चन जैसे जैसे बुलबुलैया के अंदर चलते जा रहा था तो फिर यहाँ पे जो फ्लोर था वो खून से एकदम भरा पड़ा, एकदम गीला था, बदबू बहुत ज्यादा आ रही थी। और चन को समझ में आ जाता है कि यहीं से ट्रायल का असली चैलेंज शुरू होता है और बुलबुलैया के अंदर घुसते ही अटैक यहाँ पे तुरंत शुरू हो जाता है। इसलिए चन को यहाँ पे सावधान रहना पड़ेगा और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे यहाँ पे बेफोमेट निकलता है और गड़ाम से उसके ऊपर पंच दे मारता है। लेकिन चन जल्दी से पीछे मुड़ के अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है और उसके पंच को ब्लॉक करके पीछे धकेल देता है। इसके बाद वो अपने हाथों को यहाँ पे ब्लेड के अंदर चेंज करता है और बेफोमेट के मुंह के ऊपर धड़ाम से एक स्लैश मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। वहीं पे बेफोमेट जैसा ही मरता है तो उसकी बॉडी छोटी होने लगती है और जब तक चन उसके ऊपर दूसरा पंच मार पाता उससे पहले उसकी बॉडी वहां से गायब हो जाती है झटके में। चन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो खून में बदल गया और एकदम गायब भी हो गया, कहीं ये ब्लड क्लोन तो नहीं था जो कि यहाँ पे घुसने वालों के ऊपर डायरेक्ट हमला कर देता है, वो भी छुप के। वहीं चन को बीस्ट सॉवरन यानी कि बेफोमेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, उसने सब कुछ बस र्यूमर से ही सुना था। जिसके बाद अगला सीन 10 मिनट के बाद का होता है और चन को सामने से आवाज आ रही थी और तभी दीवार के पीछे से एक और बेफोमेट बाहर निकलता है और वो डायरेक्ट चन के ऊपर अटैक कर देता है, एकदम सीधा सींग मारता है तो चन उसके सींग को रोक लेता है। इसके बाद वो आगे से स्पिरिचुअल प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है क्योंकि यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी लेकिन मेंटल हेल्थ नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं। इसलिए चन जब यहाँ पे मेंटल प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है तो फिर वो मेंटली कमजोर हो जाता है। वहीं पे चन को बेफोमेट की इनिट एबिलिटी के बारे में पता चलता है। अब इसकी इनिट एबिलिटी ज्यादा खास नहीं थी, बस इतनी ही थी कि जैसे जैसे ये लड़ने को और भी ज्यादा एंजॉय करेगा यानी कि फाइट मजेदार होती जाएगी, वैसे वैसे बेफोमेट की स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे 5 गुना से बढ़ते जाएंगे और ये इनेट एबिलिटी उनके लिए वरदान की तरह है जिन्हें लड़ना पसंद है, जैसे कि बेफोमेट के लिए। और ऊपर से भाई की फिजिक तो है ही ये बलवान। हालांकि चन भी तारीफ करता है कि ये इनेट एबिलिटी कुछ ज्यादा ही ओपी है, लड़ना किसे पसंद नहीं है भाई, वो भी इस तरीके के जमाने में जहाँ पे जीना के लिए लड़ना पड़ेगा ही। इसके बाद चन आगे से ग्राउंड स्पाइक का इस्तेमाल करते हुए बेफोमेट के ऊपर अटैक करता है और उसे मार गिराता है। लेकिन चन ने जो पहले वाला बेफोमेट मारा था उसका लेवल 1 था और इसका लेवल 2 था। इसके बाद चन की मुलाकात एक और बेफोमेट से होती है और इसका लेवल यहाँ पे 3 था और चन इसे भी मार गिराता है। इसके बाद उसकी मुलाकात चौथे बेफोमेट से होती है और इसका लेवल 4 था और चन इसे भी मार गिराता है। वो जैसे जैसे बुलबुलैया की गहराई में जाता जा रहा है वैसे यहाँ पे बेफोमेट का लेवल बढ़ता जा रहा है। इसके बाद चन का सामना यहाँ पे एक और बेफोमेट से होता है जिसका लेवल यहाँ पे 5 था और इसके जितने भी स्टैट थे वो चन के बराबर के ही थे, इसलिए उसको फाइट करने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसके बाद चन यहाँ पे एक और फाइट करता है जहाँ पे उसका सामना दोबारा बेफोमेट से होता है और उसका लेवल 7 था, सॉरी 6 था। और चन अपने मन के अंदर यही सोच रहा था अगर वो लगातार आगे बढ़ते रहेगा तो फिर उसका सामना यहाँ पे एक और बेफोमेट से होगा, इसका लेवल यहाँ पे 15 या फिर 10 भी हो सकता है, जो कि चन से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग होगा। चन को इसका जवाब तुरंत ही मिल जाता है क्योंकि जब वो अपने सीने से सींग निकाल ही रहा था उसी टाइम पे यहाँ पे एक और बेफोमेट आता है जो कि चन के ऊपर हमला कर देता है और इसका लेवल यहाँ पे 7 था। अब यहाँ पे चन कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था, ना ही मेंटल सेपरेशन, स्पिरिचुअल प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये सभी स्टैट्स बेफोमेट के एकदम हाई लेवल पे थे, चन से कई गुना ज्यादा। इसके बाद बेफोमेट चन के ऊपर अपना कंधा मारता है एकदम दया के तरीके और उसके चिथड़े उड़ा देता है। हम लोग चन को देखते हैं जो कि दोबारा रिजरेक्ट होता है और वो मन के अंदर सोचता है कि वो यहाँ पे अपने वायरस का इस्तेमाल नहीं कर सकता है क्योंकि स्टैट्स काफी ज्यादा हाई हैं। वायरस को शुरू होने में काफी
काफी ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए चन अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि उसे यहाँ पे थोड़ी बहुत और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ेगी बेफोमेट को लेके और कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे वो यहाँ पे बेफोमेट को हरा सके। इसके बाद चंद दोबारा भूल भुलैया के दरवाजे के सामने आ जाता है और चंद ने फैसला किया था कि वो इस बार यहाँ पे लेवल 1 के बेफोमेट को नहीं मारेगा। ये चेक करने के लिए अगर वो यहाँ पे लो लेवल के बेफोमेट को नहीं मारता है क्या उसका लेवल बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। इसके बाद चंद का जब यहाँ पे सामना लेवल 1 के बेफोमेट से होता है तो वो उसे मारता नहीं है, बस उसे भागता है अपनी जान बचा के। लेकिन जब वो दूसरे रास्ते पे पहुंचता है जहाँ पे सेकंड लेवल के बेफोमेट को आना था तो वो वहाँ पे नहीं आता है। तो फिर चंद उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है और इसी तरीके से यहाँ पे लेवल 3, 4, 5, 6 और 7 लेवल के बेफोमेट उसके सामने नहीं आया था क्योंकि उसने यहाँ पे फर्स्ट लेवल के बेफोमेट को नहीं मारा था। और जब चन को यहाँ पे ये लग ही रहा था कि अगर वो यहाँ पे फर्स्ट लेवल के बेफोमेट को नहीं मारेगा तो फिर वो इस फ्लोर को काफी इजीली पास कर लेगा। लेकिन चन को फीलिंग आ रही थी कि ये इतना भी सिंपल नहीं होने वाला है। और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चन के पीछे एक और बेफोमेट बाहर निकलता है जो कि चन के ऊपर एक ही घुसा मारता है और उसे टमाटर की तरह निचोड़ के रख देता है। हम लोग चन को देखते हैं जिसकी फटी पड़ी थी क्योंकि वो यहाँ पे बैक ड्रैगिंग यानी कि रिटर्न टू दी पॉइंट का इस्तेमाल कर ही नहीं पाया था क्योंकि उसकी रिएक्शन स्पीड काफी ज्यादा धीमी पड़ गई थी बेफोमेट के अटैक के सामने। और जिस बेफोमेट ने यहाँ पे चन के ऊपर अटैक किया था उसका लेवल यहाँ पे कम से कम 8 के ऊपर का होना चाहिए, 9 या फिर 10, तभी उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हाई हो गई थी। लेकिन चन को ये वाली बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसका सामना डायरेक्ट यहाँ पे इतने हाई लेवल के बेफोमेट के सामने कैसे हो गया, जबकि उसने यहाँ पे लोअर लेवल के बेफोमेट्स को मारा ही नहीं था और वो नहीं अपीयर हुए। जिससे चन को समझ में आ जाता है कि भूल भुलैया के अंदर सिर्फ एक ही बेफोमेट है जो उसे हर बार पकड़ ही लेता है। अगर वो उसे मार देता है लोअर लेवल पे तो वो भूल भुलैया के अंदर दोबारा रिस्पॉन हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी गहराई में यानी कि अगले पड़ाव में जहाँ पे वो लेवल अप भी हो जाता है। लेकिन अगर वो उसे लोअर लेवल पे नहीं मारता है तो वो उसका पीछा करते ही रहता है एकदम गहराई तक। और चन ने दूसरी बार में ऐसा ही किया था, उसने लोअर लेवल के बेफोमेट को नहीं मारा था तो वो उसके पीछे ही पड़ चुका था। लेकिन चन जैसे जैसे गहराई में जाते जा रहा था वैसे वैसे उस बेफोमेट का भी लेवल बढ़ते जा रहा था क्योंकि उसे एक्सपीरियंस मिल रहा था। तो वो लगातार एक्सपीरियंस के चलते वहाँ पे उसके स्टैट्स और उसका लेवल बढ़ते गया। और जब उसका लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो चन से स्ट्रांग हो गया स्पीड हर एक चीज के मामले में, तो उसने मौका देखते ही चन को पेल दिया। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है जो कि किसी को जीत दिला सकती है कि कौन किसे पहले पकड़ता है। इसीलिए चन फैसला करता है कि वो अपने वायरस का इस्तेमाल लोअर लेवल के बेफोमेट के ऊपर करेगा और उसे मारेगा नहीं। लेकिन इसमें एक रिस्क है कि अचानक से अगर उसका लेवल अप हो गया तो वो उसे मार भी देगा। इसलिए चन को यहाँ पे किसी ऐसी एबिलिटी की जरूरत है जो उसके लेवल अप होने के साथ साथ उसके वायरस को भी लेवल अप कर सके ताकि वो वायरस उसे लगातार कमजोर करते रहे। उसी टाइम पे चन को यहाँ पे एक स्पेशल एबिलिटी मिल भी जाती है जिसका नाम मेंटल वर्म था। इसके बारे में लंबा चौखा बताया गया है ये वो, लेकिन मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में बताता हूँ। ये मेंटल वर्म टारगेट की बॉडी के अंदर घुस जाएगा और उसकी बॉडी को अंदर से कमजोर करता रहेगा, उसके स्टैट्स को धीरे धीरे नेगेटिव में लेके जाएगा और उसकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इमोशंस का भी असर करेगा। और धीरे धीरे ये उसको इस हद तक यहाँ पे डिप्रेस कर देगा कि टारगेट इसी बारे में सोचने लगेगा कि ये सब छोड़ ही देता हूँ, ये मोह माया की दुनिया, इसे त्याग के सीधा स्वर्ग चलते हैं। ये इस मेंटल वर्म की एबिलिटी चन अपने मन के अंदर सोचता है अगर उसे पहले इस एबिलिटी के बारे में पता होता तो वो इसका इस्तेमाल और भी ज्यादा अच्छे से करता और इसे डेवलप कर देगा, क्योंकि ये एबिलिटी तभी अनलॉक हो गई थी जब चन ने यहाँ पे टेलीकाइनेसिस को सीख लिया था। वो दोनों भूतिया बहनें याद है उसी टाइम पे जब उसने टेलीकाइनेसिस को अनलॉक किया था। खैर चन को समझ में आ जाता है कि ये मेंटल वर्म ही है जो कि उसे यहाँ पे बेफोमेट के खिलाफ जीत दिला सकता है उसके एट्रीब्यूट्स को रिड्यूस करके। इसलिए चन बिना किसी दिक्कत के मेज के अंदर घुसने लगता है। ये कहते हुए बेफोमेट भैया आपके बुरे दिन यहीं से ही शुरू होते हैं। इसके बाद हम लोग चन को सीधा मेज के अंदर देखते हैं और चन ने यहाँ पे पहले ही फर्स्ट लेवल के बेफोमेट को पकड़ लिया था और उसके अंदर मेंटल वर्म को इंजेक्ट कर दिया था। तो फिर हम इसके हालात को थोड़ा सा बिगड़ते हुए देखते हैं, बुरा लग रहा है। चन उसे कहता है हिम्मत रखो यार, जल्द ही तुम लेवल अप करने वाले हो। इसके बाद चन उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे बेफोमेट को लेवल अप करना था और सेकंड लेवल पे जाना था। तो फिर बेफोमेट जैसे ही यहाँ पे लेवल अप करता है तो वो उसके स्टैट्स बढ़ जाते हैं और वो चन को झटका देके दूर फेंक देता है। लेकिन वैसे ही मेंटल वर्म भी थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है और उसकी बॉडी के ऊपर और ज्यादा इफेक्ट डालने लगता है, जिससे बेफोमेट के स्टैट्स दोबारा नेगेटिव में चले जाते हैं और वो खांसते हुए नीचे गिर जाता है। साथ ही में मेंटल वर्म यहाँ पे अब इमोशनल डिस्टर्बेंस भी एक्टिवेट कर देता है। इससे चन को यकीन हो जाता है कि भले ही यहाँ पे बेफोमेट लेवल अप कर ले लेकिन इसके बावजूद उसके स्टैट्स पूरी तरीके से रिकवर नहीं होंगे और साथ ही में नेगेटिव बफ भी नहीं हटेंगे। और चन को यकीन था कि इस बार वो पक्का इस मैच को जीत ही जाएगा। जिसके बाद अगला सीन 1 घंटे के बाद का होता है और चन बड़ी आराम के साथ ही यहाँ पे सेंटर एरिना में आ चुका था। इसके बाद वो बेफोमेट को हवा में ही फेंक देता है क्योंकि अगर वो बीच हवा में लेवल अप होगा तो फिर अटैक करना ज्यादा इजी रहेगा। बेफोमेट जैसे ही लेवल अप करने वाला था तो चन उसके ऊपर अटैक कर देता है अपनी ब्लेड के साथ में, लेकिन बेफोमेट अपने वेपन को बाहर
बाहर निकालता है और उसके अटैक को इजीली ब्लॉक कर देता है। उसको देख के चन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ सेकंड पहले ऐसा लग रहा था कि ये लटका ही लेगा, खुद को लटक ही जाएगा, लेकिन अचानक से लेवल अप क्या हुआ, ये तो एकदम बाहुबली बन गया। किचन के पावरफुल अटैक्स को भी ब्लॉक करने लगा। इसके बाद बेफोमेट यहाँ पे लेवल अप कर लेता है और उसके स्टैट्स यहाँ पे 600 के पार जा चुके थे, चन से करीब 4-5 गुना। साथ में इसके सभी एबिलिटीज यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी थी, सब कुछ। साथ में बेफोमेट जैसे ही लेवल 10 पे पहुंचा था तो फिर उसके पास यहाँ पे एक और स्किल आ चुकी थी, जो कि पैसिव स्किल थी, द इंडेस्ट्रक्टिबल डिवाइन बॉडी, यानी कि इसके ऊपर चाहे जितना भी अटैक करो कोई भी असर नहीं होने वाला है। इसलिए अब चन को यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आने वाली थी, लेकिन वो आती नहीं है, क्योंकि मेंटल वर्म ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। वो यहाँ पे बेफोमेट को इतना ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब कर देता है कि बेफोमेट आगे से कहता है कि वो लड़ाई क्यों कर रहा है। इस तरीके से लड़ाई करना बोरिंग और मीनिंगलेस है। मेंटल वर्म यहाँ पे दोबारा इमोशनल डिस्टर्बेंस एक्टिवेट कर देता है। डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन, सेल्फ डाउट, साथ ही में पेसिमिज्म भी, तीनों के बारे में तुम लोगों ने सुन रखा होगा। ये पेसिमिज्म पहली बार है, तो ये बस एक तरीके का बिलीव है, यकीन है कि कुछ बुरा होगा और उसे रोका नहीं जा सकता। बेसिकली होने को कौन टाल सकता है, एकदम सीरियस लेवल पे इसे ले जाना। वहीं पे चन यार मेंटल वर्म से काफी ज्यादा खुश था। वो आगे से कहता है कि तेरी सैलरी मैं बढ़ाएगा, और चन यहाँ पे पूरा फायदा उठाता है और वो बेफोमेट से कहता है अगर तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मीनिंगलेस है तो फिर तुम मुझे डायरेक्टली जीतने क्यों नहीं देते हो, यहाँ से जाने क्यों नहीं देते। इस पे बेफोमेट आराम से लेट जाता है और चन से कहता है कि ये सब कुछ मायने नहीं रखता। अगर वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचे तो उसने लड़ने के अलावा आज तक कुछ भी नहीं किया है। कहता कि उसने यहाँ पे 44 लेवल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है सिर्फ बैटल की वजह से। सॉरी 44 फ्लोर्स, लेवल नहीं फ्लोर्स, लेवल भी शायद एक तरीके से फ्लोर ही है, यानी कि जो चन ने यहाँ पे स्किप मारा 44 फ्लोर का, वो इसी की वजह से हुआ था। बेफोमेट चन से कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे फाइटिंग इतनी ज्यादा पसंद क्यों है, जबकि ये सब कुछ पूरी तरीके से मीनिंगलेस है लाइफ के अंदर। यहाँ तक कि जीना भी एकदम बेकार लग रहा है, सांस लेने का क्या ही फायदा जब आखिर में मरना ही है। चन अपने मन के अंदर सोचता है थैंक यू यार इस तरीके से सोचने के लिए, अगर तुम इस तरीके से सोचोगे तभी तो हमारा फायदा होगा। और वो बेफोमेट से कहता है कि मैं तुम्हें इन सभी चीजों से आजाद कर देता हूँ, इधर आओ, छुरा भोंकने दो मुझे। बेफोमेट आगे से कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे मारने से यहाँ पे कोई भी चीज नहीं बदलेगी। चन आगे से पूछता है तो फिर क्या करूँ भाई, तो बेफोमेट उसे बताता है कि इस एरिना के अंदर वो मर ही नहीं सकता है, वो इन्फिनिटली यहाँ पे रिवाइव हो जाएगा। ये हम दोनों की सच्चाई की बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि असली जीत तभी मिलती है जब वो यहाँ पे अपनी हार मान ले। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी बुद्धि खराब हो रही है, तो चन आगे से कहता है थोड़ी बहुत। और वो मन के अंदर सोचता है अगर यहाँ पे एकदम पूरी तरीके से रिवाइव हो गया और सारे नेगेटिव वर्ब्स अगर इसे हट गए तो फिर मैं झटके में ही मारे जाऊंगा। बेफोमेट चन से कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे यहाँ पे समझने दो कि जिंदगी का मतलब क्या होता है और लड़ने के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। और इसी तरीके से चन यहाँ पे बिना लड़े ही बेफोमेट वाले फ्लोर को क्लियर कर लेता है। इसके बाद हम लोग चन को रेस्ट एरिया के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो मन के अंदर सोच रहा था कि बेफोमेट के फाइनल एट्रीब्यूट्स 3000 के आसपास हो गए थे। अगर वो अपने एवरेज एट्रीब्यूट्स को भी देखे तो वो 500 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। ये तो भला हो मेंटल वर्म स्किल की वजह से तो वो यहाँ पे इस स्पेस को, इस फ्लोर को क्लियर कर पाया, नहीं तो वो हमेशा के लिए वहीं पे ही फंसा रहता। और चन ने अभी तक 6 में से सिर्फ एक ही गॉड का सामना किया था, जो कि बेफोमेट था, और वो इसी बारे में सोच रहा था कि पता नहीं अगला कौन सा गॉड होगा। इसके बाद हम लोग चन को 350वें फ्लोर पे देखते हैं, जहाँ पे उसे पहले ही वार्निंग दे दी जाती है ये काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, उल्टा सीधा काम कुछ भी ना करना। वही चन 279वें फ्लोर से इस फ्लोर तक बड़ी आराम से पहुंच चुका था मेंटल वर्म स्किल का इस्तेमाल करके, क्योंकि उसे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। वो आराम से लोगों को डिप्रेस करके यहाँ पे पहुंचते जा रहा था कि तुम भाई लटक जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे आगे जाने दो। लेकिन 350वां फ्लोर थोड़ा सा टफ था, क्योंकि चन का यहाँ पे सामना सरपेंट डीमन लॉर्ड से होने वाला था, द वर्ल्ड डिवोवर। इसका नाम विनीफर्ड था, लेकिन हम इसे वर्ल्ड सरपेंट ही कहेंगे। इस फ्लोर की स्पेशल कंडीशन यही थी कि चन को यहाँ पे वर्ल्ड सरपेंट के जो 9 सर हैं उनके ट्रायल को पास करना पड़ेगा, यानी कि वो अलग अलग चन को अलग अलग टास्क देंगे। अगर वो उन्हें कंप्लीट कर पाता है तो पास, नहीं तो रिजल्ट में उसे मौत मिलेगी। इसके बाद हमें एक बार करके वर्ल्ड सरपेंट का चेहरा वगैरह दिखाया जाता है, तो इसके टोटल 9 सर थे। इनके नाम नहीं, इनके ऊपर बस नंबर लिखे हुए हैं, वो भी रोमन संख्या में। चलो रोमन संख्या कहीं तो काम आई, मुझे तो लग रहा था कि बेफालतू में पढ़ाते हैं साले। खैर 9 में से जो 9वें नंबर की सांप थी, जो कि एक तरीके से फीमेल ही थी, वो चन से पूछती कि तुम यहाँ पे आ गए, मैं पहले करूंगी इसे सवाल जवाब। चन लोगों को बताता है कि सेकंड गॉड द वर्ल्ड डिवोरर एक लेजेंडरी 9 हेडेड सरपेंट है। इसके पास डिवोवरिंग की अथॉरिटी है, यानी कि कुछ भी खाने की। वहीं पे चन को इनके बारे में थोड़ा बहुत ही पता है। उसे ऐसा लगता है कि वो 4-5 मास तो यहाँ पे मरेगा ही मरेगा। फिर इसके बाद 9 हेडेड सरपेंट यहाँ पे चन के पास आती है और उसे कहती है कि जरा मुझे सोचने दो कि मुझे तुमसे क्या सवाल पूछना है। दिखने में एकदम खुशमिजाज हो। वहीं पे 9 हेडेड वर्ल्ड सरपेंट चन से कहती है कि इंसानों के बीच में तुम सबसे ज्यादा हैंडसम बंदे हो। चन आगे से शुक्रिया कहता है और तुम्हें चन के बारे में पता है कि ये मुंह में शहद लगा के घूमता है, इसकी जबान से शहद बनता है, ये इतनी मीठी मीठी बातें करता है। तो ये 9 हेडेड सरपेंट के बारे में भी एकदम मीठी मीठी बातें करने लगता है कि उसके स्किल कड़क नहीं एकदम स्मूथ हैं, वो दिखने में एकदम सुंदर है, उसके सर के ऊपर जो फूल है वो भी एकदम कमाल का है, और वो स्नेक में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है। और 9 हेडेड वर्ल्ड सरपेंट इतने में ही खुश हो जाती है और चन से कहती है तुमने टेस्ट पास कर लिया, काफी अच्छा विजन है तुम्हारा। चन आगे से कहता है थैंक यू लवली लेडी। इस पे 9 हेडेड वर्ल्ड सरपेंट वहां से
मुस्कुराते हुए चली जाती है, ये कहते हुए कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया, काश इंसान भी तुम्हारी तरह ही मीठे होते। इसके बाद हम लोग 8 हेडेड वर्ल्ड सर्पेंट को देखते हैं। 9 उससे कहती है कि अब तुम्हारी बारी है, जाओ और जाके टेस्ट लो। 8 हेडेड आगे से कहता है मेरी बारी आ गई क्या? इस पे 9 उससे कहती है हाँ भाई हाँ। इस पे 8 हेडेड आगे बढ़ता है और वो चन से पूछता है कि एक और एक कितने होते हैं। चन भी आगे से हैरान होता है कि कितने होते हैं। वो आगे से कहता है 11। नहीं भाई उसने 2 ही बोला, मैं बोल रहा हूँ 11। वन ऑफ द बेस्ट जोक इन स्कूल डेज। खैर चन अपना 2 का जवाब देता है और 8 हेडेड वर्ल्ड सर्पेंट उससे कहता है कि तुम पास कर लिए टेस्ट, जाओ। और वो तुरंत सो भी जाता है। चन अपने मन के अंदर सोचता है कि आलस में इसका मुकाबला सिर्फ एलमेरिया ही कर सकती है, 200वें फ्लोर की वर्ल्ड लॉर्ड। खैर इसके बाद 7 हेडेड वर्ल्ड सर्पेंट आगे बढ़ता है, जिसको लड़ाई दंगे से बिल्कुल भी मौज नहीं आती है, तो वो बस छोटा सा सवाल पूछना चाहता था, लेकिन 5th और 6th उसे भगा देते हैं। ये कहते हैं कि तुम बाद में आना, जब सोच लेना, हमें पूछने दो सबसे पहले। और इन दोनों का जो एटीट्यूड था वो आग और पानी की तरीके था, यानी कि ये मिलते नहीं, हमेशा लड़ते ही रहते हैं। 5th हेडेड यहाँ पे चन को बताता है कि वो डिवोवर और पानी को कंट्रोल करने वाला है। वह पे 6th हेडेड चन से बताता है कि वो फायर कंट्रोल करता है और डिवोवर है। तो फिर चन को समझ में आ जाता है कि ये लड़ेंगे साले, और वो इन लोगों से पूछता है कि ट्रायल का है दादा, ये बताओ। 5th हेडेड यहाँ पे चन से कहता है कि ये साला 6 मुझसे हमेशा तो तड़ाक में बात करता है, एकदम बेवकूफ है। मैं इसे कहता हूँ कि पानी उसे जला के बुझा देगा, लेकिन इसके बावजूद ये मानता ही नहीं है। जिस पे 6th हेडेड आगे से कहता है कि मैं भी तो यही कहता हूँ कि पानी तुम्हें एकदम हवा में उड़ा देगा, भाप बना देगा, तुम क्यों नहीं मानते हो कि तुम मुझसे कमजोर हो। इससे चन को समझ में आ जाता है कि ये सबसे डेडली सवाल पूछने वाले हैं। और वो दोनों यहाँ पे चन से पूछते हैं अगर हम दोनों लड़ेंगे तो हम में से कौन किसको पहले बुझाएगा। चन आगे से कहता है गई भैंस पानी में, अगर मैं यहाँ पे हारता हूँ तो सीधा मौत ही मिलेगी और इसे सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं है। ये साले मानेंगे नहीं अपने आगे कि ये कोई ताकतवर है और कोई ताकतवर नहीं है। फिर 5th हेडेड आगे बढ़ता है और वो चन से कहता है खड़े क्या हो भाई, जल्दी से जवाब दो, सिंपल सा लॉजिक है यार कि पानी आग को बुझा देगा। जिस पे 6th हेडेड आगे बढ़ता है और वो चन से कहता है कि क्या बात कर रहे हो यार, इसे तुम बताते हो कि नहीं कि मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और उसको भाप बना के हवा में उड़ा सकता हूँ। चन आगे से कहता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा सकता है, इन दोनों के जवाब देना नामुमकिन सा है, मुझे इनमें से किसी को एक को मारना ही पड़ेगा, ये साबित करने के लिए कोई तो कमजोर था। जिसके बाद वो अपने हाथों को ब्लेड में बदलता है और वो 5th के ऊपर अटैक करने लगता है। 5th उसे डॉज करते हुए कहता है कारे काहे अटैक कर रहा, हम लोग तो कुछ कर भी नहीं रहे। इस पे 6 आगे से कहता है कि ये पगला चुका है, सवाल कुछ ज्यादा ही कठिन था, ये चन के ऊपर हमला भी नहीं कर रही, एकदम चिल गाय है ये, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनसे कोई क्या कहता है। खैर इसके बाद 3rd हेडेड आगे बढ़ता है जो कि उन दोनों से कहता है कि तुम तो भाग जाओ यहाँ से, दोबारा कोई सवाल ना पूछना, नहीं दोनों को मैं मारूंगा। तुमने साला उसे एक ऐसा सवाल पूछ दिया जिससे वो सदमे में चला गया, बेचारा डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। इस पे 6 आगे से कहता है कि कौन से सदमे की बात कर रहे हो भाई, सवाल इतना भी कठिन नहीं था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है। 1 घंटे की वीडियो बन जानी चाहिए, इतनी में शायद नहीं बनती है तो क्या ही फर्क पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो का लास्ट एपिसोड होगा और मेरे पास 1-2 सीरीज है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि कौन से एक्सप्लेन करूँ। तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे यहाँ पे एवोल्यूशन विद ट्री एक्सप्लेन करना चाहिए, सीरीज बढ़िया है, बट मेरा एक डाउट है, कई सारे लोगों ने इसे एक्सप्लेन किया है और चांस काफी ज्यादा कम है कि कोई इसे देखेगा, व्यूज कमाएंगे, और तुम्हें पता है कि मैं व्यूज के लिए बिकाऊ हूँ। मैं यहाँ पे एक तरीके से नाम बता देता हूँ, एवोल्यूशन बीइंग्स विद ए बिग ट्री। तो तुम लोग डिसाइड करो मुझे ये एक्सप्लेन करनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। बाकी मेरे पास एक और मानवा है जो कि इसी तरीके से इंसेक्ट से रिलेटेड है, इसी की तरीके ही है, बस उसमें एक मदर इंसेक्ट है, मुझे नहीं पता भाई, नाम भूल गया, सीधा एक्सप्लेनेशन ही मिलेगी। बाय द वे अभी के लिए बाय बाय, मैं चला भाई मैगी खाने।